ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 21। तीव्र बोली प्रक्रिया अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक। एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हालांकि आत्मा लौटने वाली गोली सबसे अच्छी तीसरी कक्षा औषधीय गोली नहीं थी, यह ऐसा कुछ नहीं था कि एक सामान्य मूल गठन क्षेत्र किसान का खर्च उठा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक किसान के बाद सच्चे सार राज्य के माध्यम से टूटने के बाद उन्हें एक एल्केमिस्ट बनने की संभावना होगी। बेशक कई किसान भी थे जिन्होंने क्यूई परिवर्तन स्थिति में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से सभी को घातक कमी का सामना करना पड़ा। उनके दांकी में क्यूई या आध्यात्मिक शक्ति शीर्ष ग्रेड गोलियों की परिष्कृत प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस वजह से सच्चे सार क्षेत्र के नीचे के किसानों द्वारा परिष्कृत गोलियां शीर्ष ग्रेड तक नहीं पहुंच पाएंगी। वे पूरी तरह से उपयोग की जाने वाली औषधीय सामग्रियों के सार को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर सके। केवल जो लोग वास्तविक सार क्षेत्र में कदम रखे थे या उच्चतर औषधीय पदार्थों को पूरी तरह से परिष्कृत करने और उन्हें एक शीर्ष श्रेणी की गोली में बदलने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, एक अस्तित्व की ताकत जो एक शीर्ष ग्रेड औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकती है, वह मूल गठन स्थिति से कम नहीं थी। इसके अलावा महान क्यूआन राजवंश की किसानों को एल्केमिस्ट मास्टर लिंगगीत के नाम से बेहद परिचित थे। एल्केमिस्ट की सम्मानित स्थिति के कारण लिंगगीत ने विभिन्न बड़े गुटों के बीच बेहद अनुकूल उपचार का आनंद लिया। लिंगगीत की कीमिया कौशल अतुलनीय रूप से उत्तम थे। किसी भी औषधीय गोली जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था, एक गारंटीकृत गुणवत्ता थी। यदि इस तथ्य के लिए नहीं है कि आप हुआन की आंतरिक चोटें बहुत गंभीर हो गई हैं, तो वह वसूली की गोली पर भरोसा करके अपनी आंतरिक चोटों का इलाज करने में सक्षम होता। हालांकि उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उनके मेरिडियन लगभग पूरी तरह से अलग हो गए थे और यहां तक कि उनके आंतरिक अंग भी बेहद क्षतिग्रस्त थे। इसके अलावा वह भी जहर दिया गया था। बहन, मुझे नीलामी घर की उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में एक वसूली की गोली हो। हम पिताजी को बचा सकते हैं। इस समय नीलामी हाउस के अंदर हरे रंग में गरीब एक जवान आदमी ने उसके बगल में थोड़ी परिपक्व दिखने वाली महिला से बात की। एक बूढ़ा आदमी भी इन दो लोगों के सामने ग्रीन स्टैंडिंग में पहने हुए थे। जंगली खुशी के विपरीत युवा व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट बुजुर्ग बहन की भौं को कसकर बुना हुआ था। मूर्ख भाई, यह नीलामी सरल नहीं है। यह सही है। मुझे डर है कि हम इस आत्मा लौटने वाली गोली को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रीन क्लॉयड बुजुर्ग ने धीरे से कहा। ऐसा क्यों है? जब उन्होंने अपने शब्दों को सुना तो युवाओं ने अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति की। स्थिति पर एक उचित नजर डालें, बुजुर्ग ने एक बार फिर कहा। उसी समय वह अपने दिल में चिल्लाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह नीलामी इतने सारे गुटों का ध्यान आकर्षित करेगी। ऐसा लगता है कि कबीले भगवान की चोटों को ठीक करना बेहद मुश्किल होगा। उनमें से 3 जाओहाई शहर से नहीं थे, लेकिन जियांगकिंग शहर से, जो जाओहाई से 500 किलोमीटर दूर था। उनकी पहचान भी सरल नहीं थी। वे जियांगकिंग सिटी ली परिवार के सबसे मजबूत परिवार के सदस्य थे। बुजुर्ग बहन का नाम ली क्विंगियन था और छोटे भाई का नाम ली चेन था। उनमें से दोली परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे और कबीले भगवान की रक्त रेखा भी रखी गई। वह व्यक्ति जो उनके साथ आया था, वह ली परिवार का दूसरा बुजुर्ग था। इस नीलामी में भाग लेने का कारण यह था कि इस नीलामी में आत्मा वापसी की गोली दिखाई दे रही थी। लगभग 1 महीने पहले ली परिवार का मुखिया राक्षसी जानवरों की तलाश के लिए खतरनाक पहाड़ों में गहरा हो गया था। यद्यपि उन्होंने अंततः राक्षसी जानवरों को मार डाला, रास्ते में वह अपने दुश्मनों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि ली परिवार के सिर की ताकत को कम करके आंका नहीं जाना था। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने सभी दुश्मनों को मार डाला। अपने शरीर में दंतियन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसने गंभीर रूप से अपनी खेती की नींव को प्रभावित किया। इस तरह की गंभीर चोट से पीड़ित होने के बाद इसे ठीक होने में कम से कम कई साल लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चोटों को ठीक किया जा सकता है, तो उनकी क्षतिग्रस्त खेती की नींव के कारण एक किसान के रूप में उनका भविष्य स्थिर होने की संभावना है। उनकी खेती की स्थिति भी इस वजह से गिर सकती है। इसके कारण ली परिवार ने उपचार वस्तुओं पर बहुत कुछ खर्च किया था। दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी कबीले भगवान के डांटियन को नुकसान को सुधारने के लिए काम नहीं करता था। यदि ली परिवार की आंतरिक चोटों के सिर का इलाज नहीं किया जा सका, तो ली परिवार ने पहले नाराज होने वाले दुश्मनों को निश्चित रूप से एक कदम उठाने का अवसर तलाशेंगे। उस समय ली परिवार की प्रतीक्षा करने वाली एकमात्र चीज एक आपदा होगी। बस जब हर कोई निराशा के बारे में था, तो उन्होंने अचानक सीखा कि जियोही शहर में एक बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित की जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि नीलामी के लिए सूचीबद्ध आत्मा वापसी वाली गोली आत्मा वापसी की गोली थी। इस खबर को सीखने के बाद दूसरा बुजुर्ग जल्दी से ली क्विंगियन और ली चेन के साथ पहुंचे। हालांकि जब वे नीलामी घर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि नीलामी घर में आत्मा वापसी की गोली की प्रतियोगिता तीव्र होगी। इसके बारे में कई गुटों ने पहले ही आत्मा लौटने वाली गोली पर अपनी जगह निर्धारित की थी। मैंने 30 मिलियन बोली लगाई। बोली लगाने वाला पहला व्यक्ति छाया टॉवर लिन के उपाध्यक्ष था। जब हर किसी ने ये देखा तो उनके हाथ, जो मूल रूप से बोली लगाने की योजना बना रहे थे, और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ा बदसूरत हो गई।
उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि छाया टावर वास्तव में आत्मा लौटने वाली गोली के लिए एक फैंसी लेने के लिए ये परेशानी होगी। मैंने 35 मिलियन बोली लगाई। इस समय फैंग येताई की आवाज धीरे धीरे लग रही थी। जब भीड़ ने ये देखा तो उनकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। वे अब इसे कैसे छीनने जा रहे थे। इतनी बड़ी ताकत वाले दो अस्तित्वों में उनकी आंखें आत्मा लौटने वाली गोली पर सेट थी। ये दिग्गज एक अस्तित्व नहीं थे कि वे खिलाफ संघर्ष कर सकते थे। उनके लिए वायलेट ऑर्किड के लिए बोली लगाने के लिए एक बात थी, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वे अपनी आंखें आत्मा लौटने वाली गोली पर भी सेट हो जाएं। इसके अलावा दोनों ने इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग येताई की चीजें करने का तरीका बेहद अतिरंजित था। नीलामी के दौरान एक बार फिर से भयानक दबाव फैल गया। यद्यपि उस दबाव ने सीधे किसी पर हमला नहीं किया, जिसने इसे निहित खतरा आत्मस्पष्ट था। मुख्य रूप से आत्मा लौटने वाली गोली के लिए बोली लगाने के लिए किसानों को हिचकिचाहट करना चाहता था, लेकिन क्रोध में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बुराई रक्त संप्रदाय की ताकत बहुत भयानक थी। अगर उन्होंने एक आत्मा वापसी की गोली की वजह से फैंग येताई को नाराज किया, हालांकि दूसरी पार्टी नीलामी घर में कोई कदम नहीं उठाएगी, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वह एक बार बाहर नहीं होगा। ये सोचकर किस खेतीकर्ताओं ने मूल रूप से आत्मा वापसी की गोली की वांछित रूप से वांछितता से भरा चेहरा छोड़ दिया। जब फैंग येताई ने इस दृश्य को देखा तो उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति का खुलासा किया। इसके साथ उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी आपको लिन होगा। मैंने 36 मिलियन बोली लगाई। हालांकि इस समय नीलामी हॉल में एक सुखद आवाज अचानक बात की। जब फैंग येताई ने यह देखा तो उसकी आंखें ठंड लग गईं। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक गया। क्या इस व्यक्ति ने उन अर्थों को समझ नहीं पाया कि उसने पहले व्यक्त किया था? वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बुराई रक्त संप्रदाय को चेहरा नहीं दिया था। यह व्यक्ति वास्तव में मौत को कम कर रहा था। जब भीड़ ने यह देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्सुक अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हैं। उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा। जब उन्होंने किया, उन्होंने एक जवान लड़की को देखा। आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली लगाने वाली युवा लड़की जियांग किंग सिटी के ली परिवार से सटीक ली किंगियन थी। ये भीड़ के बाद कि उसने भीड़ का ध्यान खींचा था। ली क्विंगियन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने कपड़े के कोने को अपने छोटे हाथों से पकड़ ले। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला हो गया। उसने बुराई रक्त संप्रदाय की भयानक प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह बल बेहद शक्तिशाली था और इसके साथ ट्राइफल नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुराई रक्त संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व खाली कोर चरण के शुरुआती चरणों में टूट गया था। बुराई रक्त संप्रदाय एक बल नहीं था कि ली परिवार अपमानित कर सकता था। हालांकि ली क्विंगियन भी हारने के इच्छुक नहीं थे। अगर वह इस अवसर को याद करती है तो वह डरती थी कि उसके लिए भविष्य में एक और आत्मा वापसी की गोली का सामना करना मुश्किल होगा। उसके पिता की चोट इतनी गंभीर थी कि उपचार को अब और देरी नहीं हो सकती थी। अन्यथा जिन लोगों ने ली परिवार की संपत्ति को प्रतिष्ठित किया है, वे खुद को वापस पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कबीले भगवान ली परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति थे। अगर उन्होंने अपनी लड़ाई की ताकत खो दी तो ली परिवार अन्य बलों के आक्रमण का विरोध नहीं कर पाएगा। अगर संघर्ष वास्तव में टूट गया तो ली परिवार को अभूतपूर्व आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक उच्च संभावना थी कि वे अन्य बलों द्वारा नष्ट हो जाएंगे। अध्याय 22। ये गोली तुम्हारा है। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक अंतहीन फैंटेसी, अनुवाद। इसके कारण बुराई रक्त संप्रदाय को अपमानित करने के जोखिम पर भी ली किंगियन ने अभी भी एक जुआ लेने का फैसला किया। एम्फ। इसे देखकर फैंग येताई ने ठंडे ठंडे 10वीं स्तर की बैंगनी भावना मंच किसान की ताकत तुरंत उग गई, जिसने एक भयानक दबाव का गठन किया जो ली किंगियन और अन्य लोगों को घेर लिया। अच्छा नहीं। इसे देखकर दूसरा बुजुर्ग चेहरा काफी बदल गया। उन्होंने जल्दी से अपने शरीर में शक्ति जारी की, ली क्विंगियन और दूसरों की रक्षा की। सावधान रहें। अगले दूसरे स्थान पर दूसरा बुजुर्ग शरीर अचानक थरथरा और उसने एक मफल हुए स्नॉट को बाहर जाने दिया। उसका चेहरा पीला हो गया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी फैंग येताई के दबाव का विरोध किया। यद्यपि उनकी ताकत केवल बैंगनी भावना चरण के चौथे स्तर पर थी, यहां तक कि 10वीं स्तर के बैंगनी भावना दायित्व के किसान को भी दबाव की लहर के साथ हराने के लिए इसे बिल्कुल असंभव लगेगा। फैंग येताई की नजर तब भी ठंडा हो गई जब उसने इस दृश्य को देखा और उसकी आंखें राक्षसी हत्या के इरादे से भरी थीं। बेशक उसने कोई अत्यधिक आंदोलन नहीं किया। आखिरकार यह नीलामी घर का क्षेत्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी घर के पीछे सबसे मजबूत अस्तित्व खाली कोर चरण से कम नहीं था। सतह पर वह व्यक्ति बुराई रक्त संधि के कमांडर के समान स्तर पर अस्तित्व में था। वह केवल 10वीं स्तरीय बैंगनी भावना मंच किसान था। वह दूसरी पार्टी के सामने इतनी गंभीरता से कार्य करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बेशक उनके कार्यों ने पहले से ही नीलामी घर के नियमों को तोड़ दिया था। नीलामी हाउस ने फैंग येताई के कार्यों को रोक नहीं दिया, क्योंकि नीलामी घर के पीछे सबसे मजबूत अस्तित्व बुराई रक्त संप्रदाय के कमांडर से परिचित था। हालांकि अगर फैंग येताई को दृढ़ता से जारी रखा गया तो दूसरी पार्टी मूर्खता से नहीं बैठेगी। ये ठीक वही था, क्योंकि फैंग येताई ने यह देखा कि उसने एक झगड़ा नहीं किया। मैंने 40 मिलियन बोली लगाई।
फैंग येताई ने अपने दबाव को वापस ले जाने के बाद उन्होंने उदासीनता से बोली लगाई। अब ली किंगयान और अन्य लोगों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी दी थी। अगर दूसरी पार्टी को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था, तो उसे उसके बाद दोषी नहीं ठहराया जा सका। बहन, हमें क्या करना चाहिए? ली चेन ने अपनी बहन को देखा, जिसका शरीर कांप रहा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। यद्यपि उन्होंने दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने स्थिति का स्पष्ट दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्राप्त किया था। बुराई रक्त संप्रदाय के डिप्टी कमांडर को आत्मा लौटने वाली गोली प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने अन्य खेतीकर्ताओं को उनके और छाया टावर के बीच बोली प्रक्रिया युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। ली क्विंगेन ने बात नहीं की, लेकिन उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। उसके गुलाबी गाल बेहद पीला हो गए और उसके नाखून उसके हथेली में खोद गए। इसे भूल जाओ, चलो छोड़ दो। दूसरा बुजुर्ग मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने इस दृश्य को देखा तो अपने सिर को असहाय रूप से हिलाए। हालांकि ली परिवार की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन ये बुराई रक्त संप्रदाय और छाया टावर की तुलना में कुछ भी नहीं था। अगर उन्होंने बोली लगाई तो ये बहुत संभावना थी कि वे इन दो बड़े गुटों को पूरी तरह से अपमानित करेंगे। नीलामी घर के अंदर फैंग येताई एक कदम नहीं उठाएगा, लेकिन एक बार जब वे बाहर थे, चीजें बदल जाएंगी। ली किंगयान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से भरी थीं। शक्ति, अगर उसकी पूर्ण शक्ति थी तो वह इस स्थिति को हल करने में सक्षम होगी। दुर्भाग्यवश ये दुनिया एक क्रूर था जहां केवल शक्ति पूर्ण थी। ये देखकर आप हुआन, जो दर्शकों में बैठे थे, ने अपनी भौहें उठाई और उन्हें आश्चर्यचकित कर ली क्विंगेन को देखा। साथ ही उनके क्षेत्र में आभासी पाठ की कई पंक्तियां दिखाई दी। समझ 29 हड्डी 79 दोहरी भावना शरीर, लकड़ी और अग्नि विशेषताओं दोनों के साथ सहज संबंध। नोट, एक सच्चे सार क्षेत्र में कदम रखने के बाद केवल दोहरी भावना शरीर को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता है। एक एल्केमिस्ट होने के लिए सहज है, ये कर सकते हैं। कहा जाए कि दोहरी आत्मा का मालिक 2 बार प्रयास कर सकता है। जब ये कीमिया की बात आती है तो आधे प्रयास के साथ। ये हुआन इस लड़की में काफी दिलचस्पी लेती है। अपने असली मूल राज्य की खेती के साथ वह स्वाभाविक रूप से पूरे नीलामी घर के अंदर जा रहा सब कुछ के बारे में जागरूक था। 10वीं स्तर के बैंगनी भावना राज्य किसान के खतरे के साथ सामना करना पड़ा। वह वास्तव में अपने दांतों को पकड़ने में सक्षम थी और दृढ़ रहती थी। ली किंगयान की समझ और सहज हड्डी के मूल्यों को अनदेखा करते हुए बस अकेले मानसिक क्रूरता के आधार पर वह एक योग्य उम्मीदवार थी। वह वास्तव में एक शिष्य के रूप में लेने के लिए उपयुक्त है, लेकिन मुझे अभी भी ध्यान से निरीक्षण करना है, ये हुआन ने अपने दिल में कहा। समझ के मामले में ली किंगयान को बहुत पीछे छोड़ दिया जा सकता था। उनकी समझ यू की तुलना में दर्जनों बिंदुओं से अधिक थी, जिसने उन्हें बेहद हैरान महसूस किया। हालांकि उसे सबसे ज्यादा उत्साहित किया गया था कि ली क्विंगयान में वास्तव में एक प्राकृतिक लकड़ी और अग्नि दोहरी भावना शरीर था, जो कि एक के लिए सबसे उपयुक्त शरीर था, जो एक एल्केमिस्ट बनने के लिए था। बेशक आप इस लकड़ी और आग दोहरी भावना शरीर की वजह से सिर्फ एक शिष्य के रूप में उसे सीधे नहीं ले जाएगा। आखिरकार उन्होंने शिष्यों को लेने में सबसे ज्यादा महत्व दिया चरित्र था। यहां तक कि अगर वह उस खजाने के लिए बोली नहीं लगा सका तो वह आज में दिलचस्पी लेता था, फिर भी यह एक शिष्य में जाने में कामयाब रहा, अगर यह अभी भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली प्रक्रिया अधिक से अधिक तीव्र हो गई। मैंने 43 मिलियन बोली लगाई, मैंने 45 मिलियन बोली लगाई, मैंने 48 मिलियन बोली लगाई, मैंने 51 मिलियन बोली लगाई। यद्यपि बोलियां उच्च और उच्च हो रही थी, केवल एक ही जो वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे वे बुराई रक्त संप्रदाय और छाया टावर थे। फैंग येताई की आखिरी बोली सुनने के बाद लिन का चेहरा बहुत बदल गया। असंभव है, आप अभी भी 51 मिलियन कैसे हो सकते हैं? यदि आपके पास आपके साथ पैसा नहीं है तो मुझे डर है कि आप नीलामी घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। लिन आपने अपनी आंखों में ठंडे नजर से कहा, हे, ये सिर्फ 51 मिलियन है। हमारे बुरे रक्त संप्रदाय अभी भी इतनी छोटी राशि का खर्च उठा सकते हैं। फैंग येताई ने यह देखा और उसकी आंखों में एक मजाकिया दिखने के साथ जवाब दिया। अगर उसने पर्याप्त पैसा नहीं लाया तो वह बैंगनी ऑर्किड के लिए नीलामी में भाग लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने 53 मिलियन बोली लगाई। लिन ने आपको एक और बोली कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। यद्यपि आत्मा वापसी की गोली का मूल्य कम नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से 53 मिलियन के लायक नहीं था। हालांकि उनके कमांडर की चोटों के लिए उन्हें बोली लगाना जारी रखना पड़ा। मैंने 55 मिलियन बोली लगाई। फैंग येताई ने अपनी हिचकिचाहट देखी और उदासीन रूप से जवाब दिया। उसकी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था, जैसे कि यह 55 मिलियन बड़ी राशि नहीं थी। मैंने 56 मिलियन बोली लगाई, मैंने 58 मिलियन बोली लगाई, मैंने 59 मिलियन बोली लगाई। जितना समय बीत गया, लिन आप अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत हो गए। फैंग येताई ने पहले बैंगनी ऑर्किड के लिए बोली लगाने के लिए 30 मिलियन खर्च किए थे। फिर भी वह वास्तव में आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि थी। मैंने 60 मिलियन बोली लगाई। फैंग येताई की टकटकी एक नई बोली की घोषणा के रूप में उदासीन बनी रही। मैंने 65 मिलियन बोली लगाई।
जब लिन आप ने इसे देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दांतों को पकड़ सके और तुरंत बोली में 5 मिलियन तक बढ़ाए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपके छाया टावर इतनी समृद्ध और अतिरंजित हो। आत्मा लौटने वाली गोली तुम्हारी है। इस समय फैंग यीताई ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान का खुलासा किया और उदासीनता से कहा, फैंग यीताई, आपके बुरे रक्त संप्रदाय का क्या अर्थ है? लिन आप इसे देखा जब आप क्रोधित थे। वह महसूस किया कि वह एक बेला की तरह खेला गया था। अध्याय 23 जिंगाजिन घास अनुवादक अंतहीन फैंटेसी अनुवाद संपादक अंतहीन फैंटन अनुवाद आत्मा वापसी की गोली के प्रभाव बहुत अच्छे थे, इसलिए बुरा नहीं था कि बुराई रक्त संप्रदाय यह नहीं चाहता था। वास्तव में इस आदमी की साजिश कैसे थी? फैंग यीताई घमंडी हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक उदार आदमी था। वह इस तरह की सावधानीपूर्वक योजना कैसे बना सकता है? यद्यपि उन्होंने आत्मा वापसी की गोली के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई, लिन आपको एक अशुभ पूर्वागुता महसूस हुआ। 65 मिलियन एक बार जा रहा है। 65 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। 65 मिलियन 3 बार जा रहे हैं। आत्मा वापसी की गोली के लिए सफलतापूर्वक बोली जीतने के लिए छाया टॉवर के उपाध्यक्ष को बधाई। एक बार मादा नीलामी मेजबान ने हथौड़ा को बोली बंद करने के लिए गिरा दिया। आत्मा वापसी की गोली आखिरकार छाया टॉवर में गई। वास्तविकता साबित करेगी कि लिन आप पूर्व निर्धारित सटीक थे। फैंग यीताई कभी भी आत्मा लौटने वाली गोली को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आइटम की कीमत बढ़ाकर छाया टॉवर के साथ गड़बड़ करने की योजना बनाई के रूप में कि वह आत्मा वापसी की गोली कैसे प्राप्त करेगा। यह बहुत आसान था। वह उन्हें मार सकता था और माल चुराता था। एक बार छाया टावर के पुरुषों ने नीलामी घर के क्षेत्र को छोड़ दिया, जो हथियारे तैयार किए गए तुरंत कार्रवाई करेंगे। हर कोई, नीलामी खत्म हो रही है। हम जो कुछ भी नीलामी कर रहे हैं वह आज की नीलामी का अंतिम खजाना है। इस समय मादा नीलामी मेजबान धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ बात की। यह खजाना बेहद खास है। कुछ किसानों के लिए यह एक अमूल्य खजाना है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक बेकार खरपतवार भी हो सकता है। हम जिस खजाने की नीलामी कर रहे हैं वह जिंगजिन घास है। चून की मादा नीलामी मेजबान ने अपने शब्दों का निष्कर्ष निकाला, तुम हुआन की आंखें जलाई गईं। उन्हें इस नीलामी में जिंगजिन घास का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। क्या सुखद आश्चर्य है। हमारे बुरे रक्त संप्रदाय की बोलियां 60 मिलियन। तुम हुआन बोला, फैंग यीताई की आवाज बाहर। मैंने 65 मिलियन बोली लगाई। इसे देखकर आप हुआन ने पहली बार फैंग यीताई को देखा और फिर बेहोश हो गया। इसे देखकर फैंग यीताई उग्र हो गई। आज क्या चल रहा था? वहां हर जगह खजाने के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही थी? क्या बुराई रक्त संप्रदाय की प्रतिष्ठा बेकार थी? क्या वे हाल ही में बहुत शांतिपूर्ण थे? लापरवाह फेलो, मैं आपके पूरे परिवार को वध करूंगा। फैंग यीताई की राय में कोई भी जिसने उसके खिलाफ बोली लगाए और वह उसे जो चाहते थे उसे पाने से रोक दिया। फैंग यीताई ने तुरंत आवाज के स्रोत की खोज की और पाया कि वह व्यक्ति जो उसके खिलाफ बोली लगा रहा था वह वास्तव में एक सुंदर युवक था। हालांकि क्योंकि युवा व्यक्ति को उपस्थिति की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाद में अपने दबाव को कम करने पर बाद में अनदेखा कर दिया था। यद्यपि ये हुआन महान क्युआन राजवंश में बहुत प्रसिद्ध था और अधिकांश किसानों ने अपनी प्रसिद्धि के बारे में सुना था, ज्यादातर लोग अपने चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। मैंने 70 मिलियन बोली लगाई। फैंग यीताई ने धीरे धीरे उन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको हुआन को भयंकर रूप से देखा। मैंने 75 मिलियन बोली लगाई। ये हुआन ने फैंग यीताई को भी नहीं देखा, जैसे कि लाखों सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे, लेकिन जेब परिवर्तन। अरे ये, क्या आप एक लड़ाई लेने की कोशिश कर रहे हैं? फैंग यीताई एक क्रोध में उड़ गया। जिस क्षण उसने जिंगजिन घास को देखा, उसने हर कीमत पर इसके लिए बोली लगाने का फैसला किया था। इसके अलावा उसकी आंखों में जिंगजिन घास का मूल्य दूर बैंगनी ऑर्किड से दूर हो गया कि उसने पहले के लिए बोली लगाई थी। उनकी खेती 10 साल पहले बैंगनी भावना राज्य के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि 10 साल की खेती करने के बावजूद वह अभी भी बैंगनी भावना राज्य की बाधा को पार करने में असमर्थ था। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी योग्यता सामान्य थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पहले एक बेहद विशेष अवसर का अनुभव किया था। 9 साल पहले उन्होंने गलती से तलवार मकबरे नामक एक रहस्यमय खंडहर में प्रवेश किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दंतियन में एक रहस्यमय तलवार क्यूई भी अवशोषित कर दिया था। यद्यपि उस रहस्यमय तलवार क्यूई ने अपने दंतियन को मामूली नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह एक अदृश्य शक्ति का उत्सर्जित करता है जो अपने दांतेदार में बैंगनी हवेली को दबाने वाली थी। यह इस कारण से सटीक था कि वह 9 साल तक बैंगनी भावना राज्य की चोटी पर फंस गया था। बैंगनी भावना राज्य अगले प्रमुख राज्य था जब एक किसान ने सच्चे सार राज्य के माध्यम से तोड़ दिया। जब एक किसान का राज्य सही सार राज्य की चोटी पर पहुंचा, अगर वे अगले राज्य के माध्यम से तोड़ना चाहते थे तो उन्हें अपने दांकी में बैंगनी हवेली खोलना पड़ा। बैंगनी हवेली में एक और खिताब भी था जो एक किसान का दूसरा डांटियन था। यदि एक किसान ने अपने बैंगनी हवेली को सफलतापूर्वक खोला तो उनके दांतेदार में सच्ची सार शक्ति उनके बैंगनी हवेली में डालती है और फिर धीरे धीरे उच्च स्तर की शक्ति में बदल जाती है, बैंगनी भावना की शक्ति बनती है। बैंगनी हवेली में अधिक बैंगनी भावना शक्ति थी, किसानों को मजबूत होगा। इसके अलावा बैंगनी हवेली के भीतर की जगह किसानों के माध्यम से पैदा हुई के रूप में विस्तारित होगी।
जब बैंगनी हवेली के भीतर की जगह अपनी सीमा तक पहुंच गई तो बैंगनी हवेली के भीतर बैंगनी भावना शक्ति तेजी से घन और फ्यूज करेगी। जब ऐसा हुआ तो किसान के दांतेदार खाली कोर में विकसित होंगे। इस राज्य को मूल गठन राज्य भी कहा जाता है। यदि फैंग गीताई मूल गठन राज्य में कदम उठाना चाहते हैं तो उसे अपने बैंगनी हवेली में सभी बैंगनी भावना शक्ति को घुलना पड़ा और फिर इसे अपने बैंगनी हवेली के साथ पूरी तरह से फ्यूज किया। हालांकि रहस्यमय तलवार क्यूई के दमन के कारण बैंगनी हवेली में बैंगनी भावना शक्ति अपने बैंगनी हवेली के साथ पूरी तरह से फ्यूज करने में असमर्थ थी। फैंग गीताई ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अनगिनत तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सौभाग्य से स्वर्ग ने अच्छे इरादों के साथ उन लोगों को निराश नहीं किया। वह एक किताब में एक विधि में आया था। यदि एक किसान जिंगजियन घास का उपभोग कर सकता है तो वे बैंगनी हवेली में रहस्यमय तलवार क्यूई को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। आखिरकार जिंगजियन घास में एक बेहद विशेष शक्ति थी जो उस रहस्यमय तलवार क्यूई को दबाने और परिष्कृत करने में सक्षम हो सकती थी। ये ठीक तरह से था कि फैंग गीताई को जिंगजियन घास के ठिकाने के बारे में लगातार पूछताछ की जा सकती थी। हालांकि 5 साल बिताने के बाद भी उसे अभी भी इसका कोई निशान नहीं मिला था। मूल रूप से वह छोड़ने वाला था, लेकिन वह वास्तव में नीलामी में जिंगजियन घास में आने की उम्मीद नहीं करता था। इस नीलामी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वह ये निर्दिष्ट नहीं करती थी कि आज एक्सिंजियन घास की नीलामी थी। यह स्पष्ट था कि यह आखिरी मिनट में नीलामी घर द्वारा जोड़ा गया था। यदि वह एक्साइएनजीजेआईएन घास को परिष्कृत कर सकता है और अपने बैंगनी हवेली पर रहस्यमय तलवार क्यूई के दमन को खत्म कर सकता है तो वह निश्चित था कि वह बैंगनी भावना राज्य की चोटी पर अपने 10 वर्षों की खेती के संचय पर भरोसा करके मूल गठन राज्य में कदम उठा सकता है। एक बार जब वह वास्तव में मूल गठन राज्य में कदम रखा तो वह महान क्यूआन राजवंश में सबसे शक्तिशाली किसानों में से एक बन जाएगा। उसके लिए यह एक अनूठा प्रलोभन था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस कीमत का भुगतान करना पड़ा, वह इस तरह के अवसर पर कभी भी याद नहीं करेगा। इसके अलावा उनकी राय में जिंगजियन घास आत्मा लौटने वाली गोली से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। आखिरकार अगर उन्होंने सफलतापूर्वक आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली जीती और कमांडर की चोटों को ठीक किया तो वह अभी भी अंत में बुराई रक्त संप्रदाय के डिप्टी कमांडर होगा। एक शक्तिशाली कोर गठन राज्य किसान का सामना करना वह कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अध्याय 24 दांत मत बनो, आप यहां से नहीं लड़ सकते हैं। अनुवादक अंतहीन फैंटेसी अनुवाद संपादक अंतहीन फैंटन अनुवाद। हालांकि अगर वह मूल गठन स्थिति में प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति बुराई रक्त संप्रदाय के नेता के बराबर होगी। तब तक भले ही बुराई रक्त संप्रदाय के नेता को नष्ट कर दिया गया, जब तक वह चारों ओर था जो बुराई रक्त संप्रदाय के लिए कुछ भी कर सकता था, वह महान क्यूआन राजवंश के भीतर एक सम्मानित स्थिति का भी आनंद ले सकता था। इसलिए इन सभी कारकों को देखते हुए जब उन्होंने पाया कि कोई और उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से उग्र था। एक अच्छा शो होने जा रहा है। फैंग गीताई वास्तव में क्रोधित प्रतीत होता है। वह आदमी निर्दयी है। ऐसा लगता है कि जवान आदमी पीड़ित होने जा रहा है। हालांकि फैंग गीताई नीलामी घर में उस विशेषज्ञ के साथ एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या वह नीलामी घर के क्षेत्र को छोड़ने के बाद नहीं करेगा। यह सही है। क्या आपने फैंग गीताई की आंखों में हत्या का इरादा देखा? ऐसा लगता है कि चाहे वह युवक स्टारस्वर्ड घास के लिए बोली जीतता हो या नहीं, वह फैंग गीताई का बदला पीड़ित होगा। वह अभी भी एक जवान आदमी है। उनके विचार बहुत सरल हैं। उन्होंने वास्तव में फैंग गीताई जैसे भयंकर अस्तित्व को भड़काने की हिम्मत की। नीलामी सदन में किसानों ने तुरंत इस मामले पर चर्चा करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि आप येहोवा से असंतुष्ट से उभरेंगे। आखिरकार नीलामी घर के पीछे विशेषज्ञ के अलावा हर किसी की आंखों में फैंग गीताई और लिन आप सबसे मजबूत किसान थे। बेशक इसमें कोर गठन राज्य के किसान शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही अजेय अस्तित्व माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने भी जाओहाई शहर में बुराई रक्त संप्रदाय और छाया टावर को अपमानित करने की हिम्मत की। इसके कारण यह था कि फैंग गीताई द्वारा धमकी देने के बाद हर किसी ने आवेग का विरोध किया। हालांकि खजाने वास्तव में काफी मोहक थे, उन्हें उन खजाने का आनंद लेने के लिए जिंदा होना पड़ा। जैसा कि आप हुआन के लिए, क्योंकि उसने सांस छिपाई तकनीक का उपयोग किया था, तब तक कोई भी अपनी खेती को समझ नहीं सकता था जब तक कि दूसरी पार्टी की खेती का स्तर उसके मुकाबले ज्यादा था। हर कोई विचार प्रस्तुत करता है 20 साल की उम्र के एक जवान आदमी कितना मजबूत हो सकता है। यहां तक कि कुछ प्रतिभावादी किसान भी सच्चे सार क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। यह आदमी ऐसा नहीं था, है ना? ये हुआन क्विंग्यून कबीले का एक बड़ा था। कोई भी नहीं सोचता कि वह इतनी लुभावनी जगह पर आएगा, इसलिए उनकी आंखों में, उनके सामने तुम हुआन एक मृत आदमी की तरह था। मैंने 76 मिलियन बोली लगाई। मैं जिंगजियन घास का मालिक बनूंगा। फैंग गीताई ने अपने दिल में क्रोध को दबा दिया और एक ठंडी नजर से कहा। अगर उसने नीलामी हाउस के पीछे अस्तित्व नहीं माना था तो वह एक थप्पड़ के साथ आप हुआन को मारने के लिए प्रेरित होगा। 76 मिलियन 10,000। तुम हुआन ने फैंग गीताई को देखा और धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ बात की। क्या तुम गुस्से में हो? मैं तुम्हें मारने के लिए गुस्सा करने जा रहा हूं। एफ तारांकन सीके। फैंग गीताई तुरंत उग्र हो गया। इस आदमी ने केवल अपनी बोली में 10,000 सोने के सिक्के जोड़े।
ये स्पष्ट उत्तेजना के बराबर था, क्या यह नहीं था? आपको कौन लगता है कि तुम कौन हो? फैंग यीताई अब इसे पकड़ नहीं सका। उसके शरीर में बढ़ते दबाव ने बाहर निकला और आपको हुआन को घेर लिया। हालांकि नीलामी घर ने लड़ने की अनुमति नहीं दी, वह केवल अपने आध्यात्मिक दबाव का उपयोग कर रहा था। इसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, है ना? हाँ, आपको कौन लगता है कि आप है? आप मेरे सामने इतनी घमंडी ढंग से कैसे काम करते हैं? इस पल में एक दबाव जो फैंग यीताई के बहने से दर्जनों गुना मजबूत था। ऐसा लगता है कि विशाल माउंट ताई तुरंत उभरा था। दोनों की तुलना में फैंग यीताई का दबाव एक चिकन की तरह था, जबकि तुम हुआन का दबाव प्राणी दुनिया के एक विशालकाय की तरह था। जब तक विशाल ने एक कदम आगे बढ़ाया, तब तक यह आसानी से चिकन को मौत के लिए रोक देगा। कोर गठन राज्य किसान का दबाव। यह जवान आदमी वास्तव में मूल गठन राज्य के माध्यम से टूट गया है। इस समय नीलामी हॉल में कई किसानों के अभिव्यक्तियों में काफी बदलाव आया। इस अतुलनीय रूप से भयानक दबाव के मुकाबले वे घास के ब्लेड की तरह थे जो हाउलिंग आंधी के नीचे गिरने के कगार पर थे। इस भयानक दबाव ने निश्चित रूप से बैंगनी भावना राज्य को पार कर लिया था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि वास्तव में एक सहकर्मी विशेषज्ञ होगा जिसकी ताकत नीलामी हॉल में मूल गठन राज्य तक पहुंच गई थी। फैंग यीताई ने इस बार एक बड़ी चट्टान लात मारी थी। यह साथी पीड़ित होने वाला था। यह विचार एक ही समय में हर किसी के दिमाग में पॉप अप हुआ, लेकिन उनके दिल ने उसे दया नहीं की। क्या आप पहले अकल्पनीय रूप से घमंडी नहीं थे? क्या आप हमें खुले तौर पर धमकी नहीं दे रहे थे? क्या आप खुले तौर पर बुराई रक्त संप्रदाय की स्थिति के चारों ओर परेड नहीं थे? आपने अब एक अस्तित्व को नाराज कर दिया है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और लॉ प्लेट को लात मार नहीं सकते हैं। यद्यपि 10वीं स्तरीय बैंगनी भावना राज्य किसान वास्तव में महान क्यूआन राजवंश में बेहद शक्तिशाली थे, फिर भी वे शीर्ष स्तरीय किसानों के रैंक के बीच विचार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। केवल जब किसी की खेती का स्तर मूल गठन राज्य तक पहुंच गया, तो क्या महान क्यूआन राजवंश के भीतर एक अनुपलब्ध स्थिति प्राप्त हो सकती है? इसका कारण सरल था। एक बार कोर फॉर्मेशन राज्य किसान ने एक कदम उठाया, वे आसानी से एक शहर को कुचल सकते हैं और इसे खंडहर में बदल सकते हैं। यह असंभव है। फैंग यीताई की अभिव्यक्ति ने इसे देखा। जब उन्होंने इसे देखा, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से एक युवा बच्चा नहीं थी जिसके साथ कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वह एक सुपर पावरहाउस बन सकता है जिसकी खेती मूल गठन राज्य तक पहुंच गई थी। जियोहेई शहर की नीलामी में इतना भयानक अस्तित्व क्यों दिखाई देगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस भयानक दबाव के भीतर एक बेहद स्पष्ट हत्या का इरादा महसूस किया। आप लापरवाही से कार्य न करें। किसानों को नीलामी घर में एक कदम बनाने की अनुमति नहीं है। उस पल में फैंग यीताई खुद को आतंक में चिल्लाने से रोक नहीं सका। उनकी नजर नीलामी हॉल की गहराई की ओर चला गया। नीलामी घर के पीछे पावरहाउस वहां बैठा था। यहां तक कि यदि ये लड़का कोर गठन राज्य किसान था तो उसे नीलामी घर के मालिक को चेहरा देना पड़ा, है ना? हालांकि अगले दूसरे स्थान पर फैंग यीताई का शरीर कांप गया। उन्होंने महसूस किया कि नीलामी घर के मालिक उसे अनदेखा कर रहे थे और थोड़ी सी प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की। इसे देखकर आप हुआन उस दिशा में बेहोशी से मदद नहीं कर सका और फिर धीरे धीरे कहा, क्या आप एक कदम उठाने जा रहे हैं? मेरे स्वामी, कृपया गलत समझें। मेरे पास सही नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, एक सम्मानजनक आवाज अचानक नीलामी घर के गहरे कोने से जवाब दिया। वह नीलामी घर का मालिक था। आप हुआन के भयानक आध्यात्मिक दबाव को समझने के बाद उसका माथे पहले से ही पसीने से ढका हुआ था और उसने अंदरूनी रूप से शाप दिया, लानत फैंग YITAI। मैं उसके द्वारा लगभग फंसाया गया था। यद्यपि वे दोनों मूल गठन राज्य में थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आप हुआन का दबाव अवांछित था। दूसरी पार्टी की खेती कम से कम खाली कोर राज्य के उन्नत चरण में थी। एक उच्च संभावना थी कि वह पहले ही वास्तविक मूल स्थिति में कदम उठा चुका था। इस तरह के एक भयानक अस्तित्व का सामना किया जिन्होंने उसे उत्तेजित करने की हिम्मत की। यदि दूसरी पार्टी दुखी थी तो वह उसे और नीलामी घर को मौत के लिए थप्पड़ मार सकता था। अध्याय 25। लाइटनिंग तलवार अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक। अंतहीन फैंटेसी अनुवाद। जैसे ही शब्द उसके मुंह छोड़ते हैं, पूरा हॉल मौत की मौन की स्थिति में गिर गया। एक पिन ड्रॉप भी सुन सकता है। हर किसी के विद्यार्थियों को अचानक संकुचित किया गया। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं, जैसे कि बिजली का एक बोल्ट उनके दिमाग में विस्फोट हुआ था। आखिरकार न केवल उस व्यक्ति को था जिसने नीलामी के मालिक का जवाब दिया था, वह जियोही शहर के 3 सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक थे, जो एक सहकर्मी विशेषज्ञ थी जिसकी खेती खाली कोर राज्य के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी। फिर भी उसने वास्तव में उस युवक को सर कहा था। यह भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ पक्षपात करने की कोशिश कर रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह युवक की खेती पहले ही एक बेहद भयानक चरण तक पहुंच गई थी? कम से कम वह खाली कोर राज्य के स्वर्गीय चरण में था। या क्या यह हो सकता है कि यह साथी की ताकत सही कोर राज्य तक पहुंच गई थी? जब उसने इस बारे में सोचा, फैंग यीताई की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसका दिल निराशा से भरा था और उसका शरीर मदद नहीं कर सका, लेकिन थरथरा।
यदि युवक सिर्फ एक मध्यम चरण के खाली कोर राज्य किसान रहा था तो उस व्यक्ति का रवैया इतना परेशान नहीं होता और युवा व्यक्ति को उन नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं होगी। भागो, उसे जल्दी दौड़ना पड़ा। वर्तमान में फैंग यीताई के दिमाग के माध्यम से भागने वाला एकमात्र विचार था। यदि युवक की खेती ने नीलामी के मालिक को इतना डरावना बनाया था तो बुराई रक्त संप्रदाय को खत्म करने के लिए क्या उसके लिए एक आसान बात नहीं होगी। तत्काल एक छोटी तलवार अचानक फैंग यीताई के दाहिने हाथ में दिखाई दी। ये छोटी तलवार वह खजाना थी जिसे उसने तलवार मकबरे में वापस प्राप्त किया था। ये भी उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड था। जब तक उसने छोटी तलवार को कुचल दिया, वह अपने दंतियन में रहस्यमय तलवार क्यूई के साथ फ्यूज करने में सक्षम होगा और एक तेज लॉन्गस्वॉर्ड में बदल गया। उसकी गति उस राज्य में कई गुना बढ़ जाएगी। ये भी उनकी सबसे कीमती वस्तु और ट्रम्प कार्ड था। क्या यह जीवन और मृत्यु के इस क्षण के लिए नहीं था? वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे वह बैंगनी ऑर्किड, आत्मा वापसी की गोली या जिंगजियन घास या इस छोटी तलवार थी, वे अपने जीवन की तुलना में सभी महत्वहीन थे। उसे जीवित रहना पड़ा। वेद की मार। फैंग यीताई के शरीर ने अचानक एक प्रबल प्रकाश उत्सर्जित किया और फिर नीलामी घर से बाहर निकलने वाले एक अतुलनीय रूप से तेज लंबे समय तक बदल दिया। रहस्यमय तलवार क्यूई की वृद्धि के लिए धन्यवाद। फैंग यीताई की गति ने बैंगनी भावना राज्य किसान की सीमाओं को पार कर लिया और लगभग एक मध्यम चरण के खाली कोर राज्य किसान की गति तक पहुंच गया। तलवार क्यूई में एक भयानक शक्ति थी और ये तुरंत जियाहेई शहर में अन्य दो मूल गठन राज्य के खेतीकर्ताओं को चिंतित कर दिया। जियाहेई शहर के दो शानदार आंगनों के भीतर दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक साथ अपने सिर को तेज तलवार क्यूई को देखने के लिए उठाया जो नीलामी घर से आगे निकल गया था। इस व्यक्ति की खेती केवल बैंगनी भावना राज्य की चोटी पर है। उन्होंने खाली कोर राज्य किसान के मध्य चरण की गति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया होगा, है ना? ऐसा ट्रम्प कार्ड काफी दुर्लभ है, यहाँ तक कि मैं उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मदद नहीं कर सके, लेकिन जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनकी आंखों को थोड़ा सा संकीर्ण कर दिया। हालांकि उन्हें काफी परेशान किया गया था कि इन बिजली में उतार चढ़ाव का स्रोत नीलामी घर था। इसके बारे में वह दूर भाग रहा था। क्या यह हो सकता है कि नीलामी घर के साथी ने उन्हें लक्षित किया था? पूरे जियाहेई शहर के दौरान एकमात्र व्यक्ति जो एक चोटी के बैंगनी भावना राज्य किसान को अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता था, नीलामी घर का प्रभारी था। हालांकि तब तक अनगिनत विशेषज्ञ फैंग यीताई के ट्रम्प कार्ड से चौंक गए थे। वह पहले से ही पूरे शहर के माध्यम से एक पल में पारित कर चुके थे और जियाहेई शहर के किनारे पर पहुंचे थे। उसके शरीर पर तेज तलवार क्यूई आकाश के माध्यम से फाड़ रहा था और खतरनाक पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा था। हालांकि इस समय अनगिनत किसानों को चौंका देने वाला एक दृश्य अचानक हुआ। एक अतुलनीय रूप से प्रबल दिव्य तलवार अचानक कहीं से बाहर दिखाई दी। एक पल में यह बादलों की अनगिनत परतों के माध्यम से छिड़क दिया। इसमें डरावना बिजली की ऊर्जा निहित है। यह अचानक फैंग यीताई के ऊपर दिखाई दिया। वह दिव्य तलवार ऊर्जा की एक अतुलनीय भयानक मात्रा के साथ प्रत्यारोपित थी। तलवार से केवल उतार चढ़ाव लगभग फैंग यीताई के अलावा। फैंग यीताई की अभिव्यक्ति ने इसे देखा जब उन्होंने इसे देखा और उनके दिल में आने वाले विनाश की भावना उत्पन्न हुई। इसके बाद अनगिनत किसानों की नजर के तहत दिव्य तलवार ने एक भयानक बिजली की ऊर्जा जारी की। एक पल में यह फैंग यीताई की तरफ फिसल गया। मैं इस तरह मरने के लिए तैयार नहीं हूं। एक असाधारण हताश चीख के साथ फैंग यीताई को तुरंत बिजली की ऊर्जा से डूब गया था। बैंग। उसी समय एक गहरी गड्ढा जो दर्जनों मीटर गहराई से जमीन पर दिखाई दिया था। गहरी गड्ढा अभी भी भयानक बिजली की ऊर्जा से स्पार्क से भरा था। हालांकि फैंग यीताई के आंकड़े लंबे समय से विघटित हो गए थे। ये कैसे संभव है? जब अन्य दो खाली कोर राज्य के किसानों ने यह देखा तो उनकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। उनके गज गहरे गड्ढे पर उतरे और उनकी आंखें सदमे से भरी थी। इस तरह की भयानक शक्ति, यह एक खाली कोर राज्य किसान की शक्ति से परे था। इतना ही नहीं, अगर यह उन लोगों को था जिसने इतने भयानक हमले का सामना किया, भले ही वे भाग्यशाली हो सके, वे अभी भी भारी घायल हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य तलवार के भीतर बिजली की ऊर्जा बेहद भयानक थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने जबरन को बेहद छोटी सीमा के भीतर विनाशकारी शक्ति को मजबूर कर दिया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि प्रतिद्वंद्वी की अपनी ताकत पर नियंत्रण पहले से ही एक बेहद भयानक स्तर तक पहुंच गया था। यह विशेषज्ञ कहां से आया? उनकी ताकत शायद सच कोर राज्य तक पहुंच गई थी, है ना? बेशक जियाहेई शहर ने पहले सच कोर दायरे के खेतीकर्ताओं को भी देखा था, लेकिन यहां पहले से ही 5 या 6 साल पहले ही दिखाई दे चुके थे। यह भगवान वास्तव में एक असली कोर राज्य विशेषज्ञ है। न केवल दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष चौंक गए थे, लेकिन नीलामी घर में से एक और भी चौंक गया था। पहले उसके पास केवल इसके बारे में कुछ अटकलें थी, लेकिन अब वह अंततः पुष्टि कर सकते हैं कि प्रतीत होता है कि नॉनडिस्क्रिप्ट युवा व्यक्ति की ताकत पहले से ही भयानक सच्ची कोर राज्य तक पहुंच गई थी। ओथिस सोचने के लिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आपको सम्मान के साथ देखो उस सुंदर चेहरे, इस तथ्य के साथ कि वह केवल 20 साल का था और इस तरह की भयानक ताकत थी। क्या यह वह व्यक्ति हो सकता है? यह काफी सही नहीं लग रहा था।
किंगयुन संप्रदाय से उस व्यक्ति की खेती केवल खाली कोर राज्य के मध्य चरण में थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रतिभा कितनी राक्षसी थी, उसके लिए 20 साल की उम्र में सच्चे कोर राज्य को तोड़ना असंभव था, है ना? नीलामी हाउस के मालिक ने गहरी विचार में अपनी ठोड़ी रगड़ दी। साथ ही लिन आप, जो बहुत दूर नहीं थे, ने डर को दूर करने की अभिव्यक्ति का खुलासा किया। सौभाग्य से वह पहले फैंग इताई के रूप में आवेगपूर्ण नहीं था, अन्यथा वह भी होता जो इसके बजाय मर गया होता। बुराई रक्त संप्रदाय के कमांडर पहले से ही घायल हो गए थे। अब जब उनके डिप्टी कमांडर गिर गए थे तो यह मूल रूप से उनके लिए खत्म हो गया था। छाया टॉवर के साथ लड़ना जारी रखने की ताकत कैसे होगी? शक्ति, ये पूर्ण शक्ति है जो मैंने हमेशा वांछित हूँ। केवल पूर्ण शक्ति मेरे सभी दुश्मनों को उपज दे सकती है। इस दृश्य को देखते हुए ली क्विंगियन मदद नहीं कर सका, लेकिन उज्जवल आंखों के साथ आप हुआन को देखो। यह आदमी बहुत छोटा लग रहा था। वह शायद उसके मुकाबले केवल कुछ साल पुराना था, है ना? हालांकि इस आदमी की ताकत बहुत भयानक थी। उसने ये कैसे किया? किसी को ये जानना था कि नीलामी घर का प्रभारी व्यक्ति खाली कोर राज्य तक पहुंच गया था, लेकिन जब आप हुआन का सामना करते हैं तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन नियमों को तोड़ दिया जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया था। जैसा कि अपेक्षित था, दुनिया में सबसे मजबूत मुट्ठी ने सर्वोच्च शासन किया। एक पल के लिए ली किंगयान के दिमाग में कई विचार दिखाई दिए। अगर उसे ऐसी भयानक ताकत भी थी तो क्या ली परिवार को अभी भी अपने दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत होगी? नहीं, ये कहा जाना चाहिए, क्या वे लोग भी ली परिवार के साथ दुश्मन होने की हिम्मत करेंगे? ये हुआन की इंद्रियां बहुत तेज थीं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ली क्विंगियन की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। हालांकि जब ली क्विंगियन के चेहरे पर उनकी नजर गिर गई तो उसने अपने सिर को चरम आतंक में कम कर दिया। अध्याय 26, छुपे हुए संविधान अनुवादक, अंतहीन फैंटेसी अनुवाद संपादक, अंतहीन फैंटेसी अनुवाद। ये देखकर तुम हुआन मुस्कुराए। हालांकि इस समय उनके पास ली किंगान को शिष्य के रूप में लेने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू बदला लेने में मदद करे। सब कुछ सुझाने के बाद ली किंगयान का निरीक्षण करने में बहुत देर नहीं होगी। उसे एक शिष्य के रूप में लेने से पहले उन्हें ली क्विंगियन के बारे में और समझना पड़ा। आप हुआन की वर्तमान पहचान को देखते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से ली क्विंगियन की पृष्ठभूमि के बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। वह सिर्फ ये करने के लिए कह सकता था। हालांकि जैसा कि आप हुआन को यू को जाने और पूछताछ करने के लिए निर्देशित करने के बारे में थे, उसके बगल में हुआंग लिंग और ज्यू मिन ने स्वयं से भी किया था। उन्होंने हमेशा तुम हुआन की बहुत सारी प्रशंसा की थी और तुम पहले हुआन की भयानक ताकत को देखने के बाद वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अधिक सम्मानित नहीं कर सके, खासकर जब उन्होंने सुना तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे सामने इतने घमंडी कैसे हिम्मत करते हो? पहले फैंग यिताई के लिए एक पल के लिए दो लड़कियां बहुत खुश थीं और तुरंत गुप्त रूप से अपने अच्छे ग्रेस में रहने की कसम खाई। उनके पास एक अजय आचरण, डोमिनेटिंग शब्द और पूर्ण शक्ति थी। उन्होंने नीलामी घर में सीधे सभी किसानों को कुचल दिया, यहां तक कि पहले अतुलनीय रूप से घमंडी फैंग यिताई को अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी हाउस के मालिक, एक विशेषज्ञ जिसकी खेती खाली कोर राज्य के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी, किसी भी आपत्तियों को आवाज देने की हिम्मत नहीं की। दोनों लड़कियां अक्सर ट्रेन में गईं और कई प्रतिभाशाली किसानों से मुलाकात की, लेकिन ये हुआन की तुलना में अंतरस्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि महान क्युआन राजवंश के युवा किसानों को दुखी या सम्मानित महसूस किया जाना चाहिए कि आप एक ही युग में पैदा हुए हैं। दो लड़कियों के स्वयंसेवक को देखते हुए आप हुआन ने थोड़ा सा सोचा और आखिरकार सहमत हुए। अब जब उसने जिंगजिन घास खरीदी थी तो वह अपनी तलवार जेड शरीर को सक्रिय करने के लिए सराय को वापस ला सकता था। इस प्रकार हुआंग लिंग और ज्यू मिन के बाद आप हुआन ने यू को सराय में वापस लाया। उसी समय हुआंग लिंग और ज्यू मिन ने ली क्विंगियन और अन्य लोगों को भी पाया और उनके लिए उनके इरादे को बताया। जब उन्होंने हुआंग लिंग और ज्यू मिन की पहचान के बारे में सीखा तो दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने सवालों का बहुत विस्तार से भी जवाब दिया। उन्हें बाद में भेजने के बाद दूसरा बुजुर्ग फहराया गया। उनके प्रश्न बेहद सरल थे। अधिकांश प्रश्न उनके मूल के चारों ओर घूम गए थे। क्यों एक भयानक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ जैसे आपकी तरह सरल जानकारी मांगते हैं? इसके पीछे क्या अर्थ था? फिर एक व्यक्ति को एक सुपर विशेषज्ञ के विचारों का अनुमान कैसे लगा सकता है? ये सोचकर दूसरे बुजुर्ग ने सोचना बंद कर दिया। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हुआन के विचार क्या थे या ली परिवार पर इसका क्या असर होगा, मामला पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर था। क्या बुजुर्ग तुम उन दो बातों के बारे में बता सकते थे? और वह व्यक्ति बहुत सुंदर था और इतना भयानक रूप से मजबूत था। क्या ये वास्तव में वह हो सकता है? ली क्विंगियन ने हुआंग लिंग और ज्यू मिन के पीछे हटने वाले आंकड़ों को देखा क्योंकि वे चले गए थे और मदद नहीं कर सका, लेकिन दूसरे बुजुर्ग में अपने सिर को नजर डाले। ये होना चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे कहा। युवा व्यक्ति की भयानक ताकत और सुंदर चेहरे को ध्यान में रखते हुए पूरे महान क्युआन राजवंश में केवल आप हुआन ने इस तरह के विवरण से मिल खाया। आखिरकार वह आदमी पिछले 1000 वर्षों में क्विंगियन संप्रदाय का सबसे मजबूत प्रतिभा था।
उनकी खेती महान क्युआन राजवंश के भीतर शीर्ष अखेलन तक पहुंची थी। इससे पहले तुम हुआन और यू भी सराय में लौट आए थे। यू, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों लिया? ये हुआन की टकटकी यू पर गिर गई क्योंकि उसने पूछा था। यात्रा के दौरान यू का मूड थोड़ा उदास था। बेशक तुम हुआन को बहुत अच्छी तरह से पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यू अपने गृह नगर लौटने वाला था। उसके दिमाग ने तब तक गांव में नरसंहार को वापस बुलाया, जिसने दुख और उदासी की यादों को वापस लाया। आपके शिष्य में अंतर्दृष्टि की कमी है। कृपया मुझे बताओ। अपने सवाल की सुनवाई यू डर गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसका शिक्षक उससे ऐसा सवाल पूछेगा। हालांकि ये वास्तव में एक बड़ा सवाल था कि वह अपने दिल में छिपी हुई थी। तुम हुआन उसे अपने शिष्य के रूप में क्यों ले जाएंगी? उसके पास राक्षसी प्रतिभा और न ही एक मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी। संप्रदाय में कई अन्य शिष्यों के बीच उसने उसे क्यों फैसला किया? क्या यह हो सकता है कि उसकी कड़ी मेहनत वास्तव में अपने गुरु को ले जाया गया था? बेशक यू ने अपनी सुंदरता के बारे में नहीं सोचा। वह वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, लेकिन आप हुआन की ताकत और स्थिति के साथ एक और अधिक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जब तक आप हुआन तैयार थे, महान क्युआन राजवंश में अनगिनत सुंदर महिलाएं थीं जो अपने दाव साथी बनने के इच्छुक थे। आखिरकार वाई हुआन 20 साल की उम्र में क्विंग्युन संप्रदाय का सबसे छोटा बुजुर्ग था। उनकी खेती भी मूल गठन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एक अतिरिक्त प्लस पॉइंट के रूप में उसके पास एक बेहद सुंदर चेहरा था। कौन सी महिला लचीला नहीं होगी? लड़की, मुझे लगता है कि आपने हमेशा महसूस किया है कि आपकी योग्यता बहुत खराब थी, है ना? ये हुआन ने पूछा। क्या वे नहीं है? ये सुनकर यू और भी भ्रमित हो गया। यदि उसकी योग्यता राक्षसी रही है तो वह केवल क्विंग्युन संप्रदाय का एक कामगार शिष्य कैसे हो सकती है? उन्होंने हर दिन इतनी मेहनत कैसे की जा सकती थी और कई वर्षों तक खेती करने के बावजूद केवल परिष्करण राज्य के चौथे स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे? आपकी योग्यता खराब नहीं है। ये वास्तव में अधिकांश किसानों की तुलना में अधिक है। आपको पता होना चाहिए कि किसानों की योग्यता समझ मूल्य और जन्मजात हड्डी मूल्य में विभाजित है। समझ मूल्य मार्शल आर्ट्स और तकनीकों की एक किसान की समझ के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जन्मजात हड्डी का मूल्य किसानों के शरीर की खेती की गति का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश किसानों की आंखों में तथाकथित योग्यता मूल्य सहज हड्डी मूल्य को संदर्भित करता है। यदि आपकी खेती की गति सामान्य लोगों की तुलना में काफी बढ़ जाती है, तो आपको निश्चित रूप से दूसरों की आंखों में उत्कृष्ट योग्यता के साथ एक प्रतिभावादी किसान के रूप में माना जाएगा। हालांकि अधिकांश किसानों को अधिक महत्वपूर्ण समझ मूल्य को नजरअंदाज करना पड़ता है। समझ मूल्य बहुत शुरुआत से दिखाई नहीं दे रहा है। केवल जब एक किसान की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो क्या वे वास्तव में अपने स्वयं की समझ मान की क्षमता को मुक्त कर सकते हैं। यद्यपि आपका योग्यता मूल्य सामान्य दिखाई देता है, यद्यपि आपका समझ मूल्य क्विंग्युन संप्रदाय और विभिन्न बुजुर्गों के संप्रदाय के मास्टर की तुलना में काफी अधिक है। क्या? जब यू ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे की तरह मुंह खोलो। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या उनके स्वामी ने कहा कि उसके स्वामी ने कहा था? क्यों आपके जन्मजात हड्डी का मूल्य इतना सामान्य है? वास्तव में ये कुछ विशेष कारणों से है। किसानों के मामले में विशेष संविधानों के साथ पैदा हुए किसानों की एक बहुत छोटी संख्या है। विभिन्न संविधानों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। हालांकि वे सभी शीर्ष ग्रेड सहज हड्डी मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि किसानों के संविधानों को ओवट और गुप्त संविधान में बांटा गया है। जब वे पैदा होते हैं तो ओवट संविधान प्रकट किए जाएंगे, जबकि गुप्त संविधानों को विशेष माध्यमों के माध्यम से सक्रिय करने की आवश्यकता है। अधिकांश किसानों के पास संविधान है, जबकि आपका संविधान शायद ही कभी देखा गया गुप्त संविधान में से एक होता है। आपका संविधान तलवार जेड शरीर के रूप में जाना जाता है। यह संविधान अपने मालिक को तलवार तकनीक के साथ एक विशेष संबंध प्रदान करता है, और तलवार जेड शरीर को पूरी तरह से जागृत करने की विधि बहुत सरल है। आपको बस जिंगजिन घास की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने की आवश्यकता है। जैसे ही वह बोल रहा था, तुम हुआन ने अपनी आस्तीन लहराया। जिंगजिन घास जो उसने नीलामी से खरीदा था अचानक यू के सामने दिखाई दिया। इसकी पत्तियां सिकाडा पंखों के रूप में पतली थीं, लगभग तलवार क्यूई की तरह थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी पत्तियों को स्टार जैसे पैटर्न के साथ बिंदीदार की गई थी। शिक्षक, मैं। इसे देखकर यू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी पूरी आवाज को एसओबीएस के साथ दबाया गया। वह सोच रही थी कि क्यों उसका शिक्षक जिंगजिन घास के लिए बोली लगाएगा। यह पता चला कि यह उसके संविधान को सक्रिय करने के लिए था। अध्याय 27, तलवार जेड शरीर सक्रिय आश्चर्यजनक सुंदरता। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद क्रॉस लेग्ड और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने चरम स्थिति में समायोजित करें। मैं आपको अपने शरीर में तलवार जेड शरीर को जगाने में मदद करूंगा। तुम एक मुस्कान के साथ कहा। हाँ मास्टर। यू ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फिर पैर नीचे बैठा और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समायोजित किया। उसी समय तुम हुआन ने अपना हाथ फैलाया और धीरे धीरे जिंगजिन घास की ओर इशारा किया।
अपनी सच्ची कोर राज्य की खेती की भयानक शक्ति ने तुरंत एक्सिंजिन घास को एक पल में घुसपैठ कर दिया, तुरंत सभी अशुद्धियों और ड्रैग्स को हटा दिया। यी हुआन के पास जिंगजिन घास से निपटने के लिए पहले से ही एक योजना थी। 2 तरीकों से। सीधे इसे उपहार देने के द्वारा आप हुआन को सिस्टम के फीडबैक फंक्शन से इनाम प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस तरह प्राप्त आइटम निश्चित रूप से किसी के शरीर को सक्रिय करने से संबंधित एक स्वर्गीय खजाना होगा। हालांकि इस तरह के एक स्वर्गीय खजाना दुर्लभ था, यह आप हुआन के लिए ज्यादा उपयोग नहीं था। इसलिए आप शैन ने निर्णायक रूप से दूसरी विधि का उपयोग करने के लिए चुना है। उन्होंने सीधे अपनी छिपी तलवार जेड शरीर को जागृत करने में मदद की। जैसा कि उन्होंने अपनी तलवार जेड शरीर को सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था, वह इनाम जिसे वह सिस्टम के फीडबैक फंक्शन से प्राप्त करेगा निश्चित रूप से एक निश्चित प्रकार का शरीर होगा। बेशक वह निश्चित था कि सिस्टम किस तरह के आश्चर्य की बात करता है। लंबे समय बाद नहीं, क्योंकि उसने उस अतुलनीय शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया। जिंगजिन घास स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के एक बेहद शुद्ध रूप में बदल गई, जो धीरे धीरे यू के शरीर में डाला। यह विशेष ऊर्जा एक किसान की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थी। इसी प्रकार इसमें उपचार या डिटॉक्सिफाइंग प्रभाव नहीं होगा। जिंगजिन घास की विशेष प्रकृति के कारण ये केवल एक किसान के शरीर में तलवार क्यूई को भंग कर देगा या तलवार क्यूई से संबंधित एक संविधान को जागृत करेगा। जब इस विशेष शक्ति ने यू के शरीर में प्रवेश किया तो उसके शरीर ने अचानक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। उसके शरीर पर उसकी त्वचा, अंग, मेरिडियन और मांस घास की तरह थे जो जमीन के नीचे से अंकुरित थे। लालची इस विशेष शक्ति को अवशोषित कर रहे थे। उसी समय यू एक अतुलनीय स्थिति में गिर गया। उसने स्पष्ट महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ जागृत होने वाला था। आप हुआन के मार्गदर्शन के तहत विशेष ऊर्जा अनगिनत छोटी धाराओं में परिवर्तित हो गई, जो खुद को यू के शरीर में विलय कर दिया। पहले तुम हुआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ यू को घुमाया था, जिससे वह क्यूई परिवर्तन राज्य के 9वें स्तर तक पहुंचने की इजाजत देता था। हालांकि यह एक साधारण सफलता तक ही सीमित नहीं था। इसने यू के शरीर की ताकत को एक भयानक स्तर तक भी बढ़ा दिया था। जैसे ही उसने इस विशेष ऊर्जा को अवशोषित किया, तलवार जेड शरीर जो यू के शरीर में निष्क्रिय हो गया था, धीरे धीरे जागने लगा। उसके मेरिडियन बेहद विशेष ऊर्जा के तारों को उत्सर्जित कर रहे थे। उसी समय यू ने एक गर्म प्रवाह को धीरे धीरे अपने शरीर को बेहद तेज गति से मजबूत किया। थोड़े समय के भीतर यू मूल रूप से निष्पक्ष और निविदा त्वचा भी और भी बन गई। हालांकि इस निविदा त्वचा की सतह वास्तव में अब आश्चर्यजनक रक्षात्मक ताकत है। उसके शरीर में कोशिकाएं जीवन शक्ति से भरी हुई थी। जीवन की शक्ति उसके शरीर के माध्यम से अंतहीन थी। बेशक सबसे बड़ा परिवर्तन उसके शरीर में हड्डियों में था। उस विशेष ऊर्जा से प्रभावित यू की हड्डियां धीरे धीरे जेड जैसी बन गईं। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अर्थ के साथ निरीक्षण करना था तो ये कला के एकदम सही टुकड़े की तरह दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जेड जैसी हड्डियों के भीतर छिपा हुआ एक बेहद तेज तलवार क्यूई था। लगभग 15 मिनट जल्दी से गुजरे। यू के आभा ने एक पृथ्वी बिखरने का परिवर्तन किया था, जैसे कि एक दिव्य तलवार जो जागने वाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार जेड शरीर की जागृति ने न केवल यू के शरीर को मजबूत किया, बल्कि विशेष ऊर्जा के साथ अपने दंतियन को भी भर दिया। एक क्रैकिंग ध्वनि के साथ यू सीधे क्यूई परिवर्तन राज्य के 10वें स्तर में कदम रखा। हालांकि ये वहां खत्म नहीं हुआ। यू के डेंटियन और मेरिडियन में आध्यात्मिक शक्ति एक बेहद तेज गति से संपीड़ित करना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद मूल रूप से प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति उसके दंतियन में बेहद शुद्ध तरल में बदल गई। यह सही सार था कि केवल सच्चे सार राज्य के किसानों के पास है। सच्चे सार में आध्यात्मिक शक्ति का परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसका मतलब यह भी था कि यू ने सच्चे सार राज्य में कदम रखा था। हालांकि तलवार जेड शरीर की जागृति से आश्चर्यचकित आश्चर्य से दूर थे। तरल सच्चा सार एक बार फिर बढ़ गया, एक शक्तिशाली बल में बदल रहा था कि पागलपन ने अपनी खेती को बढ़ाया। सच्चे सार राज्य का पहला स्तर, सही सार राज्य का दूसरा स्तर, तीसरा, चौथा और अंत में सच्चे सार राज्य का 5वां स्तर। यू के बाद सच्चे सार राज्य के 5वें स्तर में कदम बढ़ाने के बाद उसके शरीर में सच्चाई का सही सार अंततः शांत हो गया। इस समय उसके शरीर में तलवार जेड शरीर अंततः पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। हुश! एक पल में केंद्र में यू के साथ हवा का एक अदृश्य उत्साह अचानक आसपास के बाहर बह गया। उसकी जेड जैसी हड्डियों में विशेष ऊर्जा और भी चमकदार हो गई और यू के शरीर में अशुद्धियों को निष्कासित कर दिया। उसी समय यू के स्वभाव में भी एक बड़ा बदलाव आया। यदि यू पहले अपने प्रधान में एक खूबसूरत जवान लड़की रही थी, तो यू अब स्वर्ग से एक खगोलीय युवती थी जो प्राणघातक दुनिया में उतर गई थी, नश्वर दुनिया की गंदगी से अनजान। उसकी सहकर्मी सौंदर्य, सुंदर सितारा जैसी आंखें, जेड जैसी त्वचा और एक मुस्कुराहट जो किसी के दिल को ले जाया गया। वह वास्तव में एक सुंदरता कहा जा सकता है जो साम्राज्यों और शहरों को कम कर सकता है। इसे देखकर आप हुआन अनुपस्थित विचारधारा बन गए। मास्टर, यू के छोटे चेरी मुंह थोड़ा खोला और एक सुखद आवाज सुनी जा सकती है। उसकी खूबसूरत आंखें मृत से भरी थीं। उसने अपनी खेती में बदलावों को पहले ही देखा था।
वह अब एक सच्चा 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य किसान के लिए एक सच्चा था। कौन कल्पना करेगा कि 10 दिन पहले वह केवल चौथे स्तर के परिष्करण राज्य किसान बन गई थी। ये सुनकर तुम हुआन जल्दी से अपनी इंद्रियों पर वापस आ गई और फिर संतुष्टि में मुस्कुराया। बहुत अच्छा। बेशक कोई भी नहीं जानता था कि वाई हुआन ने यू की उपस्थिति या उसकी खेती का जिक्र कर रहे थे। इस समय आभासी पाठ की कई पंक्तियां फिर से हुआन की आंखों के सामने दिखाई दी, जिसने यू के बारे में जानकारी प्रदर्शित की। समझ 234 सहज हड्डी मूल्य 22 तलवार जेड शरीर, एक दुर्लभ शरीर जो स्वाभाविक रूप से तलवार डीएओ के साथ संगत है। इसके मालिक की हड्डियां ठीक जेड की तरह हैं। जब इस शरीर को महान सफलता चरण में खेती की जाती है तो मालिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली तलवार क्यूई पैदा कर सकता है। मैंने उसकी सहज हड्डी के मूल्य को इस बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। इसे देखकर आप हुआन आश्चर्यचकित हुए। डिंग चून की मेजबान ने अपने शिष्य को तलवार जेड शरीर को जागने में मदद की है। एक यादृच्छिक 32 गुना प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हिट प्राप्त की गई है। बधाई हो, मेजबान ने तलवार अधिग्रहण शारीरिक प्राप्त किया है। इस समय एक प्रणाली अधिसूचना अचानक जुवान के दिमाग में बाहर निकल गई। रंबल। उसी समय एक बेहद भयानक शक्ति अचानक ही हुआन के शरीर से बाहर निकल गई। इसमें एक बेहद अत्याचारी आभा शामिल था, जैसे कि यह दुनिया को अलग करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर, क्या हुआ? इसे देखकर यू मदद नहीं कर सका, लेकिन डर के साथ पीला हो सकता है, क्योंकि वह अतुलनीय रूप से अत्याचारी शक्ति न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से टोर बल्कि उसके प्रति भी बहती है। अध्याय 28 सुपर विस्फोटक हड़ताल तलवार अधिव्यक्तिक भौतिक। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद भले ही यू ने पहले से ही तलवार जेड शरीर को जागृत कर दिया था, फिर भी वह इस असाधारण अत्याचारी शक्ति द्वारा दबाव डालती थी। एम्फ। इसे देखकर तुम हुआन ठोस ठोस हो गई। वह अपने हाथ से पहुंचे और हल्के से इसे पकड़ लिया। अचानक निकलने वाली अत्याचारिक शक्ति गायब हो गई। क्या अत्याचारी शक्ति! इस दृश्य को देखकर तुम हुआन की आंखें संकुचित हो गईं। अगर वह अभी हिचकिचाहट करता है तो इस अत्याचारी शक्ति ने सराय को तत्काल धूल में बदल दिया होगा। तलवार अधिपति शरीर, तलवार का दिव्य शरीर जिसमें सबसे अत्याचारी शक्ति होती है। इसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है। जब यह शरीर पूर्णता तक पहुंचता है तो ये सब कुछ नष्ट कर सकता है। शिक्षक, वह अभी क्या था? यू की टकटकी तुम हुआन पर गिर गई। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। अगर उसने गलत तरीके से नहीं देखा था तो उसके शिक्षक मजबूत हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर में तलवार जेड शरीर भी काम रहा था। क्या यह हो सकता है कि उसके शिक्षक ने किसी तरह के शक्तिशाली शरीर को भी जागृत किया था? मैंने अभी तलवार जेड शरीर को अभी जागृत करने में मदद की और एक एपिफेनी थी। वह तलवार का इरादा था कि मैंने समझा। ये हुआन को एक बहाना मिला। उन्होंने वास्तव में तलवार के इरादे को समझा था, लेकिन यह अपनी प्रतिभा के कारण नहीं था। यह तलवार ओवरलोड शरीर से लिया गया था। उन्होंने सिस्टम से प्राप्त की तलवार ओवरलोड फिजिक इतनी अधिक है कि यह सीधे उसे तलवार के इरादे के 2 स्तरों को समझने की इजाजत देता है। तथाकथित तलवार इरादा एक अवधारणा थी जो एक तलवार डीएओ के मार्ग पर पर्याप्त समझ जमा करने के बाद विकसित हुई थी। इसके अलावा तलवार का इरादा लंबे समय तक सामान्य आध्यात्मिक शक्ति की सीमाओं को पार कर गया और कानूनों की शक्ति शामिल थी। बेशक तलवार क्यूई के अलावा तलवार के इरादे में बदल रहा है, इस दुनिया में कई अन्य समान अवधारणाएं भी थीं, जैसे कि सबर इरादे और मुट्ठी के इरादे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की अवधारणा थी, यह एक किसान की ताकत में काफी वृद्धि होगी। साथ ही अवधारणाओं को समझना भी बेहद मुश्किल था। राक्षसी प्रतिभा वाले केवल किसानों को एक को समझने का एक निश्चित मौका था। कम खेती के स्तर पर एक किसान के जन्मजात हड्डी का मूल्य जितना अधिक था, उनकी खेती की गति तेज होगी, जिसके परिणामस्वरूप ताकत में तेजी से वृद्धि होगी। हालांकि जब एक किसान की खेती एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो महत्व किसानों के समझ मूल्य में स्थानांतरित हो गया। उच्च समझ मूल्यों के साथ उन फ्रीक्स की अवधारणाओं को समझने का एक बहुत ही अधिक मौका था। एक बार जब वे एक अवधारणा को समझ सकते हैं तो किसान की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक किसान के शुरुआती बिंदु को उनके जन्मजात हड्डी के मूल्य से निर्धारित किया गया था, लेकिन एक किसान के अंतिम बिंदु को उनके समझ मूल्य से निर्धारित किया गया था। अवधारणाओं को भी 9 स्तरों में बांटा गया था। एक बार अवधारणा 9वें स्तर तक पहुंच गई, एक पौराणिक गहन शक्ति को समझना संभव था। बेशक आप हुआन केवल तलवार के इरादे के संपर्क में आ गए थे। गहन शक्ति अभी भी उसके लिए एक दूर का सपना था। उन्होंने तलवार के इरादे के 2 स्तरों को समझा, फिर भी उनकी ताकत पहले से ही एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। ये कल्पना करने के लिए पर्याप्त था कि कितनी शक्तिशाली शक्ति होगी। हालांकि तलवार के अधिव्यक्तिक शरीर को जागृत करने के बाद न केवल ये हुआन में तलवार के इरादे के 2 स्तर थे, उनकी खेती भी सच कोर राज्य के माध्यम से टूट गई थी। वह वर्तमान स्वर्ण कोर राज्य के शुरुआती चरण में पहले से ही था। पूरे महान क्यूआन राजवंश में किसानों की खेती गोल्डन कोर स्टेट तक पहुंच गई थी। सभी पुराने राक्षसों को विभिन्न प्रमुख गुटों से थे। इन किसानों की संख्या को एक तरफ गिना जा सकता है। यदि पिछला यू हुआन केवल महान क्यूआन राजवंश के भीतर आमोक चला सकता है, तो वर्तमान आपको हुआन को उस बिंदु तक पहुंचने के लिए कहा जा सकता था जहां उन्होंने यहां सब कुछ पर देखा था।
प्रारंभिक चरण गोल्डन कोर राज्य किसान की ताकत, तलवार रक्षा बिजली तकनीक, कम रैंक पृथ्वी रैंक के अलावा ठंडी रोशनी बर्फ आत्मा तलवार, कम रैंक जादू हथियार तलवार ओवरलोड शरीर और तलवार के इरादे के 2 स्तर। तुम भी ले सकते थे गोल्डन कोर स्टेट के मध्य चरण में किसानों पर। भले ही उन्हें स्वर्ण कोर राज्य के देर से मंच पर मजबूत किसानों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके पास लड़ने की ताकत थी। आज एक अच्छा दिन कहा जा सकता है। मास्टर और शिष्य दोनों की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। जब हुआंग लिंग और ज्यूमिन सराय में वापस पहुंचे तो वे तुरंत 2 लोगों में बदलावों को देखकर तुरंत डर गए। ये है, वह बहुत सुंदर है। जब उनके गज यू पर गिर गए तो उनके मुंह अगप थे। वे अपनी आंखों को उससे दूर नहीं कर सकते थे और उनके विद्यार्थियों को विस्मय से भरे हुए थे। यू की चेहरे की विशेषताएं नहीं बदली, लेकिन उसकी सुंदरता में पृथ्वी टूटने में सुधार हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू का स्वभाव अब स्वर्ग से एक परी के समान था। इसके अलावा यू का आभा भी अतुलनीय रूप से तेज हो गया था, जैसे कि एक दिव्य तलवार की तरह जो बिना आशीष होने वाला था। आध्यात्मिक शक्ति की शक्तिशाली तरंगे जो बाहर निकलती हैं, ये भी संकेत देती है कि वह पहले ही वास्तविक सार स्थिति में कदम रखी थी। बेशक तुम हुआन के शरीर में भी महान बदलाव थे। ये हुआन जो पहले से ही बेहद शक्तिशाली था, हुआंग लिंग और ज्यूमिन की आंखों में और भी अवांछित हो गया था। उनका आभा एक गहरे रसातल की तरह था जिसका कोई अंत नहीं था। वह केवल वहां बैठा था, लेकिन वह किसी भी तरह से एक दिव्य तलवार की तरह लग रहा था जो दुनिया को अलग करने वाला था, असाधारण रूप से अत्याचारी शक्ति से भरा था। क्या चल रहा है? दोनों ने एक दूसरे को भ्रम में देखा और एक दूसरे की आंखों में सदमे को देखा। वे कितने समय से चले गए थे? ये केवल 15 मिनट की थी, क्योंकि वे जानकारी इकट्ठा करने से वापस आए थे। उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि इन दोनों में पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तन हुए थे? यह विशेष रूप से यह हुआन के बारे में सच था, जो बेहोश रूप से एक आभा उत्सर्जित कर रहा था जिसने उन्हें उत्पीड़ित महसूस किया। वे कुछ भी पूछने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आपकी जांच के परिणाम क्या है? वह महिला कौन है? तुम हुआन ने हुआंग लिंग और ज्यूमिन की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा। उसी समय अतिसंवेदनशील आभा धीरे धीरे गायब हो गई। हुआंग लिंग और ज्यूमिन के भाव अधिक आराम से हो गए। वे अपनी इंद्रियों पर वापस आ गए और उन्हें तुरंत जानकारी के बारे में बताया जो उन्होंने विस्तार से एकत्र की थी। ली परिवार, जियांग किंग सिटी। ये सुनकर तुम हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी भौहें उठाओ। ऐसा लगता है कि उन्होंने यू ने बदला लेने में मदद की। उन्हें जियांग किंग शहर जाना होगा। दोहरी आत्मा भौतिकी के साथ खेती के साथ शुरू करने के लिए दुर्लभ थे। यदि दूसरी पार्टी का चरित्र अच्छा था तो आप हुआन उसे शिष्य के रूप में नहीं ले जाएंगे। हुआंग लिंग, ज्यूमिन, यदि आपके पास 2 से कोई लेना देना नहीं है तो आप यू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर सकते हैं। बेशक आपके इनाम के रूप में मैं आपको इसे परिष्कृत करने में मदद करूंगा। जैसे ही दोनों अपने निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के बाद छोड़ने वाले थे, तुम हुआन ने 2 लड़कियों को रोक दिया। यद्यपि यू की खेती कम नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत वास्तविक युद्ध अनुभव नहीं था। अगर वह कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं गई तो वह अपनी पूरी ताकत को उजागर नहीं कर पाएगी। जैसा कि आप आज्ञा देते हैं बुजुर्ग। ये सुनकर दोनों लड़कियां बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं। तलवारबाजी का अभ्यास करना बहुत आसान था। उनमें से 2 अक्सर ट्रेन में गए, इसलिए उनके पास बहुत सारे युद्ध का अनुभव था। हालांकि उन्होंने देखा कि यू पहले ही सच्चे सार राज्य तक पहुंच चुका था, उन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा, ये सौदा बेहद लायक था। अध्याय 29, 2 के खिलाफ 2, और वे अभी भी जीत नहीं सका। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक अंतहीन फैंटेसी, अनुवाद अंधेरे ग्लेशियल फ्रॉस्ट। बेहद दुर्लभ था। यद्यपि यह एक किसान के जन्मजात हड्डी के मूल्य को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। जब तक किसी के पास निश्चित मात्रा में ताकत नहीं थी, भले ही उनके पास अंधेरे हिम्मत ठंड थी, वे केवल इसे सड़ांध देख सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे आध्यात्मिक शक्ति के साथ परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। इसे परिष्कृत करने के लिए सही सार ऊर्जा या ऊपर की आवश्यकता थी। यद्यपि यह सच था कि सच्चा सार राज्य तक पहुंचने के बाद कोई अंधेरे हिम्मत ठंड को परिष्कृत कर सकता है, इसमें बहुत समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, यदि हुआंग लिंग और ज्यूमिन अंधेरे हिम्मत ठंड को परिष्कृत करने के लिए थे, तो उन्हें कम से कम कुछ महीने लगेंगे। हालांकि अगर उन्हें इसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ था, तो उनके पास खेती करने के लिए और अधिक समय होगा। उनका प्रारंभिक विचार अपने शिक्षक लिन किंग से पूछना था जब वे क्विंग्युन संप्रदाय में लौट आएंगे। एक खाली कोर राज्य किसान की मदद से अंधेरे ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करने में केवल कुछ घंटे लगेंगे। हालांकि आप अपने शिक्षक की तुलना में हुआन की ताकत स्पष्ट रूप से मजबूत थी। उनकी मदद से यह स्वाभाविक रूप से तेज होगा। इसके अलावा सौदा आप हुआन प्रस्तावित को संतुष्ट करने के लिए बहुत आसान था। अगर यह अच्छा है तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। तुम हुआन मुस्कुराई और फिर उसकी आस्तीन लहराया। एक अदृश्य शक्ति लिफाफा यू और अन्य और वे सराय से गायब हो गए। जब यू और अन्य ने अपनी दृष्टि हासिल की तो उन्होंने पाया कि वे पहले से ही जियाहेई शहर के बाहर जंगल में पहुंचे थे। हालांकि रात में देर हो चुकी थी, इसने उनकी दृष्टि को प्रभावित नहीं किया।
क्या भयानक गति। इसे देखकर हुआंग लिंग और ज़्यूमिन मदद नहीं कर सका, लेकिन खाली घूरना। बड़े स्तर पर कौन सा स्तर था? यह निश्चित रूप से कुछ नहीं था कि एक खाली कोर राज्य किसान कर सकता था, है ना? ओह ठीक है, जब आप एक दूसरे से लड़ते हैं तो वापस न रखें। एक दूसरे को चोट पहुंचाने की चिंता मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ये हुआन ने कहा। अब जब उनकी ताकत स्वर्ण कोर राज्य के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी, भले ही ये 3 सच्चे सार राज्य के किसानों को मौत से लड़ना था, सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में होगा। ठीक है। उनमें से 3 एकजुट हो गए। यू की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने वास्तव में व्यावहारिक मुकाबला अनुभव की कमी की, और वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसके शिक्षक इस संबंध में उसे प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। वह पूरी तरह से इस अवसर को याद नहीं कर सका। उसे सब देना पड़ा। ज़्यूमिन, आप पहले जाते हैं। तुम एक पल के लिए सोचने के बाद कहा। जैसा कि आप आज्ञा देते हैं, बुजुर्ग तुम। ज़्यूमिनट ने सिर हिलाया और फिर एक तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी। वह लेजली यू की ओर टकरा गया। किंगयुन संप्रदाय के एक बड़े के व्यक्तिगत शिष्य के रूप में वह अक्सर ट्रेन में गई। ये कहा जा सकता है कि उसके पास बेहद समृद्ध व्यावहारिक मुकाबला अनुभव था। उन्हें एक ही स्तर के किसानों के बीच बेहद शक्तिशाली माना जाता था। प्रतिभा के सामान्य स्तरों के साथ उन किसानों, भले ही उनके खेती के स्तर उसके लिए थोड़ा अधिक हो, उसके लिए एक मैच नहीं होगा। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि वह वर्तमान में एक जूनियर बहन का सामना कर रही थी जिसने मूल रूप से वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया था। हालांकि अगले दूसरे सेकंड ज़्यूमिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वेंग यू के शरीर में शक्ति जल्दी से फैल गई और उसके 5वें स्तर के सच्चे सार राज्य की खेती अचानक विस्फोट हुई। क्या यू वास्तव में सच्चे सार राज्य के 5वें स्तर पर है? इसे देखकर हुआंग लिंग और ज़्यूमिन के अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। उन्होंने देखा था कि यू ने सच्चे सार राज्य में प्रवेश किया था क्योंकि उसने अभी तक अपनी खुद की शक्ति के साथ खुद को परिचित नहीं किया है, जिसने उसे अपने आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को पूरी तरह छिपाने के लिए असंभव बना दिया था। हालांकि यू ने अभी भी इसका एक हिस्सा छिपाने में कामयाब रहे। इस प्रकार दोनों लड़कियों को समझ सकते हैं, यू ने सिर्फ सच्चे सार राज्य में प्रवेश किया था। अब जब यू ने अपनी ताकत को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था, तो अंत में वे यू के असली खेती के स्तर को समझते थे। 5वां स्तर का सही सार राज्य, वह हुआंग लिंग के समान स्तर पर थी और उसकी खेती का स्तर ज़्यूमिन की तुलना में भी अधिक था। उस पल में ज़्यूमिन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वरिष्ठ बहन, कृपया सलाह दें, यू चिल्लाया और फिर उसने ज़्यूमिनट की ओर आरोप लगाया। इसे देखकर ज़्यूमिन ने थोड़ी सी लापरवाही होने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में सच्चा सार कुछ भी वापस आए बिना बह गया। थोड़े समय के भीतर दोनों ने 40 चाल के करीब आदान प्रदान किया था। प्रारंभ में ज़्यूमिन ने थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने समृद्ध मुकाबले के अनुभव पर भरोसा किया, लेकिन समय बीतने के बाद वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके अलावा ज़्यूमिन सबसे आश्चर्यचकित था कि यू का मुकाबला अनुभव बहुत जल्दी बढ़ गया और जल्द ही बाद में युद्ध में एक पूर्ण लाभ था। यह देखते हुए कि ज़्यूमिन यू के हमलों का सामना करने में असमर्थ होने वाला था, हुआंग लिंग ने जल्दी से युद्ध में शामिल हो गए। उनमें से 2 हमेशा बाहरी दुनिया में एक साथ प्रशिक्षण दे रहे थे और उनका समन्वय निर्दोष था। इसने तत्काल स्थिति की ज्वार को बदल दिया। यू एक बार फिर से एक नुकसान पर था। हालांकि उन दोनों के लिए यू से लड़ने के लिए यह बेहद मुश्किल था। जैसे ही समय धीरे धीरे पारित हुआ, कौन जानता था कि उनमें से तीनों ने कितने कदमों का आदान प्रदान किया था। हालांकि इस समय एक और दृश्य जिसने हुआंग लिंग और ज़्यूमिन के भाव को बदलने के लिए बहुत दिखाई दिया। यू के बाद धीरे धीरे हुआंग लिंग और ज़्यूमिन के हमलों में अनुकूलित होने के बाद उसके शरीर में तलवार जेड शरीर ने तेज रोशनी उत्सर्जित की। तलवार तकनीक जो उसने दिखाई देती है, एक पल में उसने वास्तव में हुआंग लिंग और ज़्यूमिन को हराया। ठीक है, चलो इसे एक दिन कहते हैं। इसे देखकर तुम हुआन उन्हें रोकने के लिए मिला। हुश। इसे देखकर हुआंग लिंग और ज़्यूमिन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी सांसों को विस्मय में पकड़ ले। उन्होंने अपनी आंखों में सदमे के साथ देखा। इस मास्टर और शिष्य जोड़ी प्रतिभा का स्तर बहुत असामान्य था। पहले वे बड़े आपके शिष्य बनने के प्रबंधन में यू की किस्मत से ईर्ष्या रखते थे। हालांकि अभी युद्ध के बाद उनके दिल में ईर्ष्या दूर हो गई। यू का समझ मूल्य पहले ही एक बेहद भयानक स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए अपने वास्तविक युद्ध के अनुभव को इतनी जल्दी बढ़ाने के लिए असंभव होता। हालांकि अगर दोनों लड़कियों को पता था कि आप हुआन ने एक बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ यू को प्रेरित किया था, तो वे एक बार फिर ईर्ष्या हो सकते थे। हालांकि इसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। शिष्यों के लिए इस तरह का उपचार बस बहुत असाधारण था। तुम हुआन ने एक बार फिर अपनी आस्तीन लहराया और यू और दूसरों को वापस सराय में लाया। उन्होंने पहले ही हुआंग लिंग और ज़्यूमिन को अंधेरे हिमनद ठंड को परिष्कृत करने का वादा किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने शब्द पर वापस नहीं जाएगा। सबसे पहले हुआंग लिंग और ज़्यूमिन ने सोचा कि यह हुआन को अंधेरे हिमनद ठंड को परिष्कृत करने के लिए कम से कम कई घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने इसे 15 मिनट से भी कम समय में किया। वे पूरी तरह से डम्फोर्ड थे। जब से उन्होंने बुजुर्गों का पालन करना शुरू किया तो वापस पहाड़ की सीमा में रास्ते में अधिक से अधिक चीजें हुई। वे दिखाई देने वाले सभी आश्चर्यों के लिए लगभग सुस्त थे।
जैसा कि सभी जानते थे, जिस गति पर एक किसान ने अंधेरे हिमनद ठंड को परिष्कृत किया था, उनकी ताकत से निकटता से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, मजबूत किसान तेजी से वे अंधेरे ग्लेशियल ठंड को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। यह देखते हुए कि आप हुआन को उनके सामने अंधेरे हिमनद ठंड को परिष्कृत करने के लिए 15 मिनट की भी आवश्यकता नहीं थी, वे सोचते थे कि वह कितना मजबूत था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में स्पष्ट झटका देखा। यदि उनका अनुमान सही था, तो कुछ ऐसा जो पूरे महान कियान राजवंश को हिलाएगा जल्द ही हो सकता है। अंधेरे हिमनद ठंड को परिष्कृत करने के बाद आप हुआन ने धीरे धीरे अपना हाथ लहराया। प्रकाश की 2 ठंडी धाराओं ने तुरंत हुआंग लिंग और ज्यू मिन की पीठ में प्रवेश किया। साथ ही यी हुआन के शरीर के अंदर की शक्ति अचानक बह गई। दोनों को अंधेरे हिमनद ठंड को पूरी तरह से अवशोषित करने में मदद मिलती है। अध्याय 30। यूनहेई सिटी अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ये देखकर हुआंग लिंग और ज्यू मिन ले जाया गया। क्या ये पौराणिक वीआईपी उपचार था? हालांकि वे केवल एक बार इसका अनुभव कर सकते थे, वे संतुष्ट थे। आप हुआन की मदद के साथ उन्हें अंधेरे हिमनद ठंड को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा अंधेरे ग्लेशियल ठंड को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद वे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उनके सहज हड्डी के मूल्य में थोड़ा वृद्धि हुई है। हुआंग लिंग और ज्यू मिन ने तब कहा कि तुम हुआन को अलविदा और खुशी से अपने संबंधित कमरों में लौट आए। यद्यपि यू के साथ लड़ाई ने उन्हें काफी झटका दिया था, फिर भी यह अभी भी उनके लायक था, क्योंकि वे बड़े आपको हुआन की मदद से अंधेरे हिमनद ठंड को पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम थे। मुझे उम्मीद है कि मैं आज रात को बुजुर्गों का सपना देख सकता हूँ। दोनों लड़कियां बिस्तर पर रखती हैं। जब उन्होंने आपको हुआन की सुंदर उपस्थिति के बारे में सोचा तो उन्हें अपने पेट में तितलियों को महसूस हुआ। यदि लिन किंग को पता था कि उसके 2 खजाने वाले शिष्यों के पास ऐसे विचार थे, तो वह निश्चित रूप से अपने हाथों में अपने सिर को असहाय रूप से पकड़ लेगी। जब वे बड़े होते हैं तो लड़कियों को अनुशासन देना वास्तव में कठिन होता है। तीसरे दिन की सुबह, जब बैंगनी हवा का पहला विस्प धीरे धीरे पूर्व में गुलाब, ये हुआन ने यू और अन्य को फायरबर्ड पर ले लिया और यूनान प्रांत की ओर उड़ गया। चूंकि वे धीरे धीरे अपनी याददाश्त में गांव से संपर्क करते थे, यू के मूड भी उदास हो गए। उसकी खेती की सफलता से वह खुशी थी, लंबे समय से गायब हो गई थी। समय उड़ गया और जल्द ही एक दिन बीत चुका था। जब रात गिर गई तो तुम हुआन ने उन्हें आराम करने के लिए एक जगह खोजने के लिए लाया। साथ ही आप हुआन ने एक बार फिर यू के वास्तविक युद्ध के अनुभव को सम्मानित किया, लेकिन इस बार वह अपने स्पैरिंग साथी बन गए। बेशक उन्होंने अपनी खेती को सच्चे सार राज्य के 5वें स्तर पर दबा दिया, फिर भी यू अपने हाथों में कुछ राउंड से अधिक नहीं रह सका। डिंग, चूंकि मेजबान ने आपके शिष्य को 3 वास्तविक लड़ाई के माध्यम से साथ किया है, इसलिए आपने अपने शिष्य को पर्याप्त वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करने में मदद की है। आपको एक यादृच्छिक 9 गुना प्रतिक्रिया अंक महत्वपूर्ण हिट प्राप्त हुए हैं। बधाई हो, मेजबान ने 27 जीवन और मौत की लड़ाई का अनुभव प्राप्त किया है। जब स्पैरिंग समाप्त हो गई तो सिस्टम अधिसूचना यी हुआन के दिमाग में थी। अगले दूसरे, उन्होंने अपने दिमाग में पतली हवा से 27 जीवन और मौत की लड़ाई का अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने एक बार फिर खेती के मार्ग के बारे में काफी समझ हासिल की थी। जैसा कि उम्मीद है, सब कुछ में सुधार किया जा सकता है। इसे देखकर तुम हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराओ। जल्द ही दूसरा दिन आ गया। तुम हुआन और अन्य एक बार फिर पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से पारित किया। दोपहर में वे अंत में यूनान प्रांत में पहुंचे। जब तक वे नीदरलैंड जंगल से गुजरते हैं, जो बहुत दूर नहीं था, वे यू के गृहनगर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जो कि अपनी दुखी यादों से भरा गांव था। यूनहेई शहर के पूर्व में लिनशी गांव था। हालांकि नीदरलैंड 1 बेहद खतरनाक था और इसमें 5वें रैंक राक्षस जानवर थे, जो कोर गठन राज्य के किसानों के बराबर थे। अधिकांश किसानों ने नीदरलैंड जंगल में गहराई से उद्यम करने की हिम्मत नहीं की। यह जुबान की तरह इसके ऊपर बहुत कम फ्लाई। हालांकि तुम हुआन ने केवल अपने आभा को छोड़ दिया। नीदरलैंड जंगल में 5वीं रैंक राक्षस जानवरों ने तुरंत अनियंत्रित रूप से थरथराया और डर में जमीन पर क्रॉल किया। फायरबर्ड सीधे लिनशी गांव में नहीं गया था। इसके बजाय ये पास के यूनहेई शहर में उतरा। यू की याद में वह केवल बैंडिट की उपस्थिति को याद कर सकती थी। हालांकि उन्हें उस समूह की सटीक उत्पत्ति नहीं पता था, न ही वह जानती थी कि उनके मुख्यालय कहाँ थे। इसलिए आप हुआन ने पहले यूनहेई शहर में कुछ जानकारी के लिए पूछने की योजना बनाई। यूनहेई शहर का शहर भगवान बैंगनी भावना राज्य के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। जैसे ही उसने फायरबर्ड की आभा को महसूस किया, वह चौंक गया। फायरबर्ड का ग्रेड उच्च स्तरीय रैंक 4 था और इसकी ताकत उसके लिए हीन नहीं थी। यदि इसका मालिक इस तरह के एक भयानक राक्षस जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम था, तो उसके मालिक की ताकत केवल अधिक हो सकती है। शहर का यहोवा यूनहेई शहर जल्दी से एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य पार्टी का उद्देश्य क्या था, वह इस बड़े शॉट को अपमानित नहीं कर सका, खासकर अगर वह किसी प्रकार का सनकी पावर हाउस था। थोड़ी सी असंतोष का मतलब था कि दूसरी पार्टी भी इस शहर को नष्ट कर सकती है। क्या मुझे पता है कि तुम कहां से आए हो? मैं लिन युआन हूं, शहर का शहर यूनहेई शहर।
अभिवादन महोदय। लिन युआन ने फायरबर्ड की दिशा में सम्मानपूर्वक झुकाया। किंगयुन संप्रदाय तुम हुआन ने लिन युआन को देखा और फिर शांति से कहा। उसी समय फायरबर्ड प्रकाश की एक धारा में बदल गया और यू की भौहें के बीच की जगह में प्रवेश किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जुबान है। मैंने आपके शानदार नाम के बारे में लंबे समय से सुना है। कृपया एक यात्रा के लिए शहर के हवेली में आओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अपने परिचय की सुनवाई लिन युआन चौंक गया था। वह सोच रहा था कि यह विशेषज्ञ इतना छोटा क्यों था। यह पता चला कि वह किंगयुन संप्रदाय से तुम हुआन था। पूरे महान क्युआन राजवंश में कोई भी नहीं था जो आपको हुआन के नाम को नहीं जानता था। उन्होंने इस पौराणिक बड़े शॉट को यूनहेई शहर में बदलने की उम्मीद नहीं की थी। इस तरह के एक नोबल अस्तित्व इतनी दूरस्थ जगह क्यों आएगा। मैं शहर के भगवान को परेशान नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूनहेई शहर आया था। ये हुआन ने कहा। एल्डर ये हुआन, कृपया मुझे बताएं कि आप किस जानकारी की तलाश में हैं। लिन युआन ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैं यूनहेई शहर की सीमा पर सभी लुटेरों की विशिष्ट जानकारी जानना चाहता हूं। ये हुआन ने कहा। इसे देखकर लिन युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। क्यों? क्या यह संभव नहीं है? इसे देखकर तुम हुआन ने अपनी आंखों को झुका दिया। यूनहेई शहर के भगवान के रूप में लिन युआन के लिए यूनहेई शहर के आसपास के बैंडिट के बारे में कुछ भी नहीं जानना असंभव था। यदि शहर में बैंडिट बहुत ही प्रचलित थे और आम लोगों के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते थे, तो वह यूनहेई शहर के भगवान के रूप में निश्चित रूप से महान क्युआन राजवंश द्वारा दंडित किया जाएगा। यद्यपि ये हुआन की अभिव्यक्ति ने ज्यादा नहीं बदला, जबकि लिन युआन को बेहद भयानक दबाव महसूस हुआ और ठंड पसीना उसकी पीठ नीचे चला गया। मुझे कुछ जानकारी पता है, लेकिन ये 3 साल पहले की मूल रूप से जानकारी है। 3 साल पहले जुआनियन संप्रदायों के खेती चिकित्सक यूनहेई शहर में आए और शहर में बैंडिट को खत्म करने का मिशन लिया। इसलिए शहर के भगवान के हवेली ने उसके बाद बैंडिट्स के कब्जे और निष्कासन में अपनी भागीदारी को बंद कर दिया। लिन युआन ने जल्दी से समझाया। महान क्युआन राजवंश में शैनिन संप्रदाय का दूसरा सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। उनके पास संप्रदाय द्वारा दिए गए वारंट का उपयोग करके शहर में बैंडिट्स को खत्म करने का मिशन लेने का अधिकार था।